मिलेगा पूरा का पूरा। इन सभी एग्जाम्स के लिए हम कवर करेंगे, ये सारे एग्जाम्स आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लाइव प्लस वीओडी साइंस का भी बैच ले सकते हैं, जिसकी प्राइस भी हमने अभी कम ही रखी है, ज्यादा नहीं बढ़ाई। और हरी सर का अगर आप साइंस का बैच चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं। सभी बैचेस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप क्विक ट्रिक्स बाय साइंस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये अपना चलिए सबसे पहले तो क्लॉक का पार्ट 1 उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। हालांकि मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको शायद नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पड़ी भी नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज के नोट्स हम आपको यहीं पर बना के दे रहे हैं। और आज की क्लास में आपको और भी बेहतरीन तरीके से नोट्स बने हुए मिलेंगे। आज की क्लास बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में क्लॉक का एक लेवल आप देखोगे, ठीक है। लेकिन हम उसको फिर भी आपके लिए इतना आसान कर देंगे, इतना ईजी कर देंगे कि आपको बिल्कुल हलवा लगेगा वो चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लॉक का पार्ट। देखिए, मैंने आपको बताया था कि दोस्तों घड़ी में मैं आपको ये 7 टॉपिक या कह सकते हो ये 7 बिंदु कवर करने वाला हूं, 7 कांसेप्ट कवर करने वाला हूं, जिनमें से अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। हमने यहां पर ये कंप्लीट कर लिया है, जिसमें बेसिक कांसेप्ट था क्लॉक की रोटेशन, यानी कि क्लॉक जो घूमती रहती है, घड़ी के चक्कर लगाती रहती है सुइयां, उसका बेसिक कांसेप्ट हमने कल पढ़ा, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को टाइम से एंगल यानी कि समय से कोण निकालने का बेसिक और उसकी शॉर्ट ट्रिक पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है, बेसिक से एडवांस लेवल तक। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारा फॉर्मूला होता है 60h डिफरेंस 11m/2 ये कहां से आता है। इसके ऊपर कुछ लोगों का भी डाउट आ रहा है, बहुत ही कद्दू वाला डाउट है, जो कल स्टूडेंट ने भी पूछा था, लेकिन फिर भी मैं इसको बार-बार क्लियर कर दूंगा दोस्तों। यहां पर चलो अभी मैं आगे बताता हूं, ठीक है। अच्छा, टाइम से एंगल निकालना, समय से कोण निकालना हम सीख चुके हैं। हमने इसके लिए 3 मेथड सीखे थे, है ना, जिसमें से पहला मेथड मैंने बोला सिर्फ समझने के लिए इसको छोड़ देना, दूसरा मेथड जिसमें 60h डिफरेंस 11m/2 और दूसरा था आपका ट्रिक वाला मेथड, जिसको हमने वहीं पर कंप्लीट करके कल छोड़ दिया था, वहीं से आज हम आगे कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हमने दोस्तों टाइम से एंगल निकालने का फॉर्मूला डेरिवेशन, यानी कि ये फॉर्मूला आता कहां से है, इसका कल हमने प्रूफ भी देखा था। ये तीनों चीजें कंप्लीट हो गई हैं, और तीनों चीजें कंप्लीट होने के बाद आज मैं आप लोगों को ये चौथा पार्ट यानी कि चौथा कांसेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूं कि कोण से समय यानी कि एंगल से समय अगर पूछा जाए, एंगल से टाइम निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपका ये पांचवा कांसेप्ट आएगा, फिर ये छठा कांसेप्ट आएगा, फिर ये सातवां। देखा जाए तो दोस्तों ये पांचवें कांसेप्ट में ही बहुत सारे अलग-अलग सब कांसेप्ट हैं, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और छठे कांसेप्ट के अंदर भी दोस्तों 2-3 कांसेप्ट लगेंगे, है ना। उसके बाद आपका लास्ट कांसेप्ट, और इस तरीके से आपका ये क्लॉक यानी कि घड़ी का पूरा चैप्टर ऐसे क्लियर होगा कि इसके बाद ना तो कोई प्रश्न बनेगा, इसके बाद ना तो कोई दोस्तों आपके पास कोई कांसेप्ट बनेगा, ना कोई शॉर्ट ट्रिक बनेगी, जो भी है संपूर्ण क्लॉक यहां पर कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप सभी लोगों में से किसी ने अभी बैच लिया है, कल की क्लास नहीं देख पाई है, तो आप आज की क्लास कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहली क्लास जरूर करिएगा, समझ में आएगा। लेकिन आज का जो कांसेप्ट है वो पहली क्लास से थोड़ा अलग है, तो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा, लेट्स स्टार्ट, ओके। चलिए, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चौथा कांसेप्ट। लेकिन कल मैंने आप लोगों को जहां पर छोड़ा था, कुछ क्वेश्चंस और कुछ बातें थी बताने वाली, वो हमें आपको बताना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हो सकता मतलब होने को तो मैं आप लोगों को अधूरा ज्ञान देके चला जाऊं, मतलब इतना दे दूं कि ठीक है आप एग्जाम में कर लोगे, लेकिन कभी-कभी किताबों में जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहां पर कुछ होशियार लोग ऐसे-ऐसे प्रश्न बना देते हैं इस चैप्टर के अंदर कि कोई टीचर उसको जल्दी कवर नहीं करता, और जब वो आता है तो बच्चे परेशान होते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इसमें से हर एक बिंदु, हर एक पहलू, हर एक कांसेप्ट को क्लियर करूं, हर एक सवाल को क्लियर करूं। तो इसीलिए दोस्तों जो हमने कल पढ़ा था, यानी कि टाइम से एंगल निकालना, समय से कोण निकालना, यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए मुझे कोई भी समय दिया है, मान लीजिए 3:12 अगर मुझे दिया है 3:12, तो ये क्या है, h टाइम, सॉरी h मिनट वाला कांसेप्ट, यानी कि जब भी कभी घंटे और मिनट यानी 3:12 तो दोनों सुई के बीच का एंगल क्या होगा, ये निकालना है हमको। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों का इसका एक हाई लेवल का प्रश्न कराऊंगा, जो कि एग्जामिनेशन में एक आध बार पूछा गया, देखा गया, और मॉक टेस्ट में या किताबों में अक्सर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आपको आपके मन में कोई डाउट ना आए कि यार सर ने ये वाला तो कवर नहीं करवाया, हम कहां से करें, सर ने अधूरा, नहीं, आप जब पढ़ेंगे तो आपको अधूरा कुछ लगेगा नहीं, सब कुछ पूरा होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हमने जहां से छोड़ा था वहीं से आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो चौथा कांसेप्ट है, चौथा कांसेप्ट इस वाले कांसेप्ट को खत्म करने के बाद में शुरू होगा, ठीक है। आज की क्लास वैसे चौथे कांसेप्ट के ऊपर है, लेकिन जो कल छूट गया था, लाइट चली गई थी, उसकी वजह से आज मैं यहां पर कंप्लीट करूंगा। चलिए यहां देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए सुबह 3:12 पर घड़ी की दोनों सुइयां या हाथों के बीच का कोण, और जब मैं दोनों सुइयों की बात करता हूं तो मैं हमेशा घंटे वाली सुई यानी कि आवर हैंड और मिनट वाली सुई यानी कि मिनट हैंड की बात करता हूं, ठीक है। सेकंड वाली की बात नहीं कर रहा हूं, जब करूंगा तो बताऊंगा। आपको पता है इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 60h डिफरेंस 11m/2। अच्छा, इसमें एक डाउट या कह दो एक छोटा सी बेवकूफी कुछ स्टूडेंट बार-बार कर रहे हैं, कमेंट में भी कल था, सारी चीजें थी, लेकिन समझिएगा अगर आपके भी मन में कोई ऐसा डाउट है दोस्तों, काफी लोग इस फार्मूले और इस फार्मूले में कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ये बता देंगे और कुछ लोग ये बता देंगे। अब मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे समझाने की जरूरत है, कल भी मैंने बताया था 30h - 11m/2 जो है, ये जो by 2 है ये केवल 11 के नीचे है, 30 के नीचे नहीं है, और जो मैंने लिखा है वो 60h - 11m होल by 2 लिखा है। तो जब आप यहां से 2 डिवाइड कर दोगे दोनों में, तो 60 डिवाइड बाय 2 30 बचेगा, 11m/2 अलग हो गया। ये दोनों ही चीजें सेम है, तो प्लीज आप बार-बार इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, ये दोनों ही बातें तो सेम है, सिंपल बात है, मतलब फिर भी पता नहीं क्यों। चलिए तो दोस्तों आपको पता है कि मैं इसको निकाल सकता हूं अपने फार्मूले से, लेकिन कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी और आज भी हम उसी पर बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहां पर मुझे बताइए 3:12 का समय दिया हुआ है, सुबह दिया है, शाम दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह का 3 बजे बजेगा चाहे दोपहर का 3:12 बजेगा, दोनों सुई के बीच का जो एंगल होगा वो तो सेम ही होगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर AM PM से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं AM PM से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों 3:12 को मैं 60h डिफरेंस 11m/2 से भी कर सकता हूं, लेकिन मैं क्यों करूं इससे, जब मेरे पास एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमें रीजनिंग को खेलना है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझो ना कि अगर कोई अच्छा मेथड लग रहा है तो वो लगा दो, तो आप कहोगे सर इसमें मैं मेथड लगा सकता हूं, कौन सा, बोले सर ये जा रहा है 3 एकम 3, ये जा रहा है 3 चौको 12, ये 1:4 बना रहा है। और मैंने आपको कल क्या बताया था, जब भी आपका कोई समय 1:4 यानी कि 1:4 का बना रहा होगा, तो मिनट वाले का हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, मिनट का हमेशा डबल कर देंगे। तो 12 दूनी कितना हो गया दोस्तों 24, तो 24 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में आ गया सभी लोगों को, ये कल हमने समझा था। अब मैं आज क्यों बता रहा हूं इस चीज को, अभी बताता हूं आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है सुबह 7:28 7:28 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, आप कहोगे सर ये 7:28 है, 7:28 का मतलब क्या हो जाएगा, 7:28 मतलब 7 एकम 7 और 7 चौक यानी कि 1:4 बना रहा है, तो मिनट का हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो 56 डिग्री हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आसान था। अब चलते हैं दोस्तों आगे, फटाफट से कोशिश करिए कि क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। 2 मिनट का समय लेके, 2 मिनट मतलब 2 सेकंड का समय लेके आप कोशिश करिए इसको जरा।
हालांकि कल मैंने इसके बारे में बता दिया था, लेकिन अभी मैं कुछ और चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए आंसर आना शुरू हो चुका है। चलिए देखिए, आपने लगा लिया होगा, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इसमें देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं इसको 60h डिफरेंस 11m बटे 2 से करूं, आप कहोगे क्यों ये लगाया, आप शॉर्ट ट्रिक लगाइए। लेकिन दिक्कत मेरे साथ ये आ रही है कि 6:30 दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, ये तो 1:5 बना रहा है, और मुझे पता है कि 1:4 में मैं मिनट का डबल करता हूं। मैं मिनट का डबल कब करता हूं, 1:4 में करता हूं। तो मुझे बताइए दोस्तों कि 1:5 में मैं मिनट का डबल तो नहीं कर सकता, इसका कांसेप्ट अलग होगा। तो एक काम करते हैं, मैं इसको बेसिक से करता हूं और देखते हैं कि क्या मुझे कोई शॉर्ट ट्रिक मिल पाएगी। आइए समझते हैं। देखिए जी 6:30, तो यहाँ पर 60 इंटू एच यानी कि घंटे, कितने घंटे हमारे पास, 6 घंटे हैं। डिफरेंस यानी अंतर 11 गुणे एम, एम मतलब कि मिनट कितने हमारे पास, 30 मिनट है। और दोस्तों इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो 6 इंटू 6 यानी कि 36, 360, और ये हो जाएगा 330, और डिवाइड करेंगे दोस्तों 2 से, तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है टोटल 30/2 यानी कि 15 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया, 15 डिग्री। और आप देख सकते हो कि हम इसका आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 डिग्री। लेकिन बात यहाँ पर आएगी कि सर अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूं बिना इतना मेथड लगाए जल्दी, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो शायद आप लोगों ने दिमाग लगा लिया होगा, नहीं लगाया तो मैं आपको बता देता हूं। सभी लोग दोस्तों यहाँ पर 6:30 पर आंसर 15 डिग्री आ रहा है। हमने जब 1/4 का कांसेप्ट सीखा था तो यहाँ पर मिनट का हम डबल करते थे, तो यहाँ पर हमने मिनट का क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। तो इसका मतलब कि अगर मैं 1:5 1:5 में कभी भी समय दिया होगा, कभी भी आपका वक्त, कभी भी आपका टाइम, कभी भी आपका समय अगर 1:5 में दिया है, तो जो आपका मिनट है, मिनट वाला हिस्सा है, उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे और वही आपकी डिग्री बन जाएगी, यानी कि 15 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो 15 डिग्री देखिए बेसिक, ये बेसिक है, ये यूनिवर्सल है, मतलब ये कभी भी ना गलत होगा ना ही कभी चेंज होगा। लेकिन दोस्तों जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, देखिए ध्यान रखना सभी लोग, कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक्स को ऐसा बना देते हैं, ऐसी जड़ी बना देते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की कि स्टूडेंट इतना कायल हो जाता है उनके लिए कि भाई शॉर्ट ट्रिक है, वाह वाह क्या मजा आ गया। लेकिन मैं आप लोगों को अभी ऐसी ऐसी चीजें प्रूव करूंगा जहां पर शॉर्ट ट्रिक्स फेल हो जाएंगी, फिर क्या करोगे, फिर आपका बेसिक ही काम आने वाला है। किसी भी चैप्टर में ले लो, जहां आप शॉर्ट ट्रिक बोलोगे वहां मैं उसको फेल कर दूंगा। शॉर्ट ट्रिक लगेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के अलावा ये भी समझना है कि कहां शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा, तो हम बेसिक करेंगे, तो बेस ये कभी भी फेल नहीं होने वाला। इसमें हार्डली आपको 15-20 सेकंड लगना है। और दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक वाला आ गया तो शॉर्ट ट्रिक वाला कर दीजिएगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को, है ना। अच्छा अब चलते हैं आगे। यहाँ पर मैंने बोला 10:50 पर क्या होगा, आराम से आप समझ गए कि शॉर्ट ट्रिक लग सकती है, इसमें क्या लग जाएगी। यहाँ पर है आपके पास 10:50, जैसा कि मैंने बोला एम पीएम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना है। दोस्तों दोनों सुइयों के बीच का एंगल का मतलब ये हो जाता है कि जो भी हमारे पास सुइयां हैं, तो जाहिर सी बात है यार, वो चाहे सुबह का 10:50 हो, चाहे वो रात का 10:50 हो, वो रहेंगे तो 10:50 पे ही, तो उनके बीच का एंगल कभी भी डिफरेंट यानी कि अलग नहीं होगा, वो एंगल हमेशा एक ही आएगा। इसलिए एम या पीएम का फर्क नहीं पड़ेगा एंगल में। समझ गए। अच्छा तो आपको सर आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैं काट दूंगा 1 से, इसको काट दूंगा 5 से, ये 1:5 बना रहा है, मिनट का कर देंगे दोस्तों आधा, तो 25 डिग्री हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा सबको। आगे चलेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, हम डायरेक्ट दे सकते हैं 8:40 का। तो आपको सर 8:40 है, तो ये भी 1:5 ही बना रहा है, 1 से गया 5 से गया 1:5 में इसका आधा कर देंगे तो 20 डिग्री हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सबको। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों 4:20 दिया हुआ है, तो 4:20 की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि भाई ये 1 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, 1:5 है, मिनट का कर देंगे दोस्तों आधा, आधे का मतलब 10 डिग्री हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को 1:4 और 1:5 में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात यह आती है, काफी लोगों के मन में डाउट होगा कि सर अगर 1:2 बना दे, 1:3 बना दे, 1:6 बना दे, या कोई रेशियो ही ना बनाए तब क्या करेंगे। बात तो सही है आपकी। चलिए समझते हैं, देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपको मैं देने से पहले, ये आपके नोट्स हैं, आगे मैं इस तरह के नोट्स आपको देता रहूंगा और आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कल की पीडीएफ जो है मतलब ब्लॉग का जो पार्ट 1 था उसकी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी, आप लोग देख लीजिए। देखिए टाइम है दोस्तों 1:4, तो जब भी कभी वक्त 1:4 में होगा तो मिनट का हम हमेशा डबल करेंगे, और 1:5 होगा तो मिनट का हमेशा आधा करेंगे, यानी कि 1:5 में हमेशा उसका आधा होगा। आई थिंक ये सारी की सारी जो चीजें वो आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है यहाँ पर, अब देखते हैं इसका आंसर कौन दे सकता है। 2 सेकंड का समय लेके सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको। चलिए तो मेरे ख्याल से आपने सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पर दिया कि बताइए घड़ी की दोनों सुई यानी कि मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच का एंगल क्या होगा 7:21 पर। तो 7:21 को अगर आप देखो तो क्या ये 1:4 बना रही है कि 1:5 बना रही है, तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं बना रही है, ना ये 4, ना तो ये 1:4 बना रही है और ना तो ये 1:5 बना रही है। तो आप कहोगे बना क्या रही है, तो आप कहोगे भाई ये जा रहा है 7 एकम 7 और ये जा रहा है 7 या 21। अब देखो, अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझना आप देखिए, मुझे भी काफी समय हो गया पढ़ाते हुए, ऑलमोस्ट 8 साल का समय होता जा रहा है। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों का एक्सपीरियंस हमने लिया है। स्टूडेंट सामने भी होता था, पर आज आप लोग अपने घर में बैठ के भी पढ़ रहे हो ऑनलाइन कैमरे पे, और मैंने दूसरों को सबको पढ़ा के, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, सब बढ़िया कराते हैं। लेकिन समटाइम्स होता क्या है, मेरी बात समझना मैं जो कह रहा हूँ, समटाइम्स होता क्या है कि हम स्टूडेंट्स को ट्रिक बताते ऐसा हो जाता है कि हम कुछ ऐसी ट्रिक्स बता देते हैं, बात समझिएगा, कुछ ऐसी ट्रिक्स बता देते हैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो हमारे पास ट्रिक्स हैं, और स्टूडेंट को भी मजा आता है, वाह 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 बहुत अच्छा है, समझदार स्टूडेंट समझ जाता है। तो हम कुछ ऐसी चीजें बता देते हैं जिसका एक्चुअली में काम था ही नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। मतलब क्या है पता है, अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि समझना मेरी बात, फिर मैं इस पे आता हूं। यहां पर दोस्तों मुझे बताइए कि 495 का गुणा अगर मान लीजिए मैं 12 में कर रहा हूं, तो आप इसका गुणा कर सकते हो, आपको बिल्कुल कर सकते हो बचपन से। लेकिन आपको पता होगा कि इसके गुणे करने के भी कम से कम हजारों वीडियो YouTube पे पड़े हुए हैं, जहां पर आपको इसकी एक ट्रिक बताई जाती है कि ये ट्रिक है, इसको कर लो। और जब आप उस ट्रिक को लगाओगे तो ऐसा कुछ होता है ना कि पहले आपको क्या करना है, इसका करना है तो 20 आ गया, फिर आपको इसका जोड़ना है तो बोले 14 आ गया, फिर आपको इसका जोड़ना है तो बोले 13 आ गया, फिर इस वाले को इससे करना है, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर इसको इससे कर दीजिए, फिर इसको इससे कर दीजिए, और ये आ गया आपका आंसर। होता है कि नहीं होता है। कुछ लोग जो समझदार वो ताली बजाते हैं, वाह 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 मजा आ गया सर, आपने बहुत बढ़िया किया। और जो लोग समझदार होंगे वो ये कहेंगे भाई साहब सबसे पहली बात तो ये बताओ कि एक सिंपल सा गुणा करने के लिए मैं कम से कम 10 तो स्टेप याद रखूं कि ऐसे करना वैसे करना, उसके बाद में लगाऊं। तो इससे बेटर है कि जो यार बचपन से मैंने सीखा मैं उसी से ना कर लूं बेसिक, कि भाई सीधे सीधे इसको गुणा कर दो, खत्म कहानी। मेरी बात समझने में क्या कह रहा हूं कि दोस्तों ट्रिक जो है वो बेसिक से तभी अच्छी मानी जाती है जब वो बेसिक से कम समय ले रही है। लेकिन अगर आपकी ट्रिक बेसिक मेथड से ज्यादा समय लेने लगी तो उस ट्रिक का क्या फायदा मुझे बताओ। वो ट्रिक केवल और केवल उल्लू बनाने वाली ट्रिक है, व्यूज पाने वाली ट्रिक है, झड़ी दिखाने वाली ट्रिक है। आप मेरी बात से एग्री करोगे नहीं करोगे, आप बताओ करोगे मेरी बात से एग्री, है ना। तो जब भी आपकी ट्रिक्स आपके बेसिक से ज्यादा समय लेने लगे तो मतलब कि वो ट्रिक किसी काम की नहीं है, हम अपना बेसिक यूज करेंगे। आपको
आपको पता है कि हमारे पास दो चीजें हैं, दोनों में से जो हमारे कम समय में होंगे हम उसको यूज करेंगे, जरूरी नहीं कि हर समय पर हम ट्रिक्स का ही यूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, चलिए भाई, तो अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं दोस्तों, मेरे पास 1:3 की भी ट्रिक है, मेरे पास 1:2 की भी ट्रिक है, मेरे पास 1:6 की भी ट्रिक है, मेरे पास 1:8 की भी ट्रिक है, मेरे पास 1:10 की भी ट्रिक है। आप मानो ना मानो, मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन जब ये ट्रिक्स मैंने देखी और समझी तो समझ में ये आया कि ये सारी की सारी जो ट्रिक्स थी, ये सारी की सारी जो ट्रिक्स थी, ये 60h डिफरेंस 11m/2 के फॉर्मूले को बीट नहीं कर पा रही थी, यानी कि उसको हरा नहीं पा रही थी। ये कम समय में दे रहा था हमें आंसर और ये ट्रिक्स ज्यादा समय में दे रहा था आंसर। तो क्या दोस्तों मैं आप लोगों को जबरदस्ती इसका बता के टाइम खराब करूं क्या? नहीं, मुझे लगता नहीं। तो जो जरूरी था, देखो ये आपने देखा, ये जो ट्रिक थी, ये ट्रिक मुश्किल से 1-2 सेकंड ले रही है, लेकिन अगर आपका ये समय जो ले रहा है ये 15 सेकंड 20 सेकंड ले रहा है और ये ट्रिक दोस्तों अगर 20 सेकंड से ज्यादा ले रही है, या मान लीजिए कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है कि हमें 10 ट्रिक याद करनी पड़ेंगी, तो जाहिर सी बात है कि मैं एक ही चीज क्यों ना याद रखूं। मानते हो आप मेरी बात को? तो इसलिए मैं इस तरह की कोई भी ट्रिक या इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन कभी भी आपके माइंड में नहीं क्रिएट करूंगा, ना तो यहां ना ही रीजनिंग के किसी भी टॉपिक पर। मैं अपनी पढ़ाई पर क्रिस्टल क्लियर हूं। स्टूडेंट बोलेगा, बच्चे बोलेंगे, अरे सर मुझे तो 1:6 की भी ट्रिक पता है, मुझे तो 1:3 की पता होगी, लेकिन एक्चुअल वो भी जानते हैं कि समय वो ज्यादा ले लेगा, कोई मतलब नहीं है। तो मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे ये क्रिस्टल क्लियर भरोसा है कि मैं जो चीज आपको दूंगा वो हमेशा कम समय बचाएगा और वो बेसिक होगा। ठीक है, चलिए तो मुझे बताइए, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? हम इसमें कोई ट्रिक कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, 60h मतलब कि घंटे यानी कि 7 डिफरेंस 11m मतलब कि दोस्तों मिनट, और इसको हम सिंपल से दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 420 और यहाँ पर दोस्तों 11 है, सॉरी 21 है, 11 है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 1 3 2, 231 ये हो गया। 231 का इसका डिफरेंस दोस्तों अगर मुझे लेना है तो 420 और 231 का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 9 बचा, यहाँ पर 1 बचा, 8 बचा, 1 बचा, 189 दोस्तों 189 अगर बचा डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये गया 9 से 4 5 94.5 द करेक्ट आंसर। टाइम देखिए ना 15-20 सेकंड आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा भाई 94.5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्लियर हो गया सभी लोगों को? इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी तक जो भी सीखा उसमें हम इस वाले मेथड को प्राथमिकता देंगे 60h वाले को, क्योंकि उससे सभी क्वेश्चन निकलेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल मिल जाए जिसमें 1:4 या 1:5 है तो हम उसको स्किप करके ये लगाएंगे। ये डिपेंड करता है कि हम कितना अलर्ट हैं अपने एग्जाम में। सम टाइम होता है कि जब हम एग्जाम में बैठे हैं, आपने ये बात फील करी होगी, तो अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं ना ये आपके दिल तक उतरेगी और आप मेरी बात समझोगे। ठीक है, क्या कि आप जब एग्जाम में बैठते हो तो एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो दोस्तों हमें पता है कि ट्रिक से होगा, लेकिन हमारा दिमाग ट्रिक में जाके हमारा दिमाग बेसिक पे जाता है और हम बेसिक पे निकाल जाते हैं। हम जानते हुए भी हम इतने प्रेशर में होते हैं कि हम हमेशा उस पे जाते हैं जो बचपन से हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हमें रहना है कि कब ट्रिक का यूज करना है, कब नहीं करना। जबरदस्ती हम समय तो नहीं अपना व्यक्त कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा ये मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं आप लोगों को इस तरीके से आपका माइंड वॉश करूंगा ना, रीजनिंग आप देख लेना, जैसे माइंड वॉश होता है ना, ऐसा माइंड वॉश करूंगा, ऐसा माइंड वॉश करूंगा कि आप उस क्वेश्चन में वही करोगे जो होना चाहिए, बाकी आप कुछ करोगे नहीं, और फिर देखो कि आपका कितना अच्छा स्कोर बढ़ता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कि हम क्या कहना चाहते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि बताइए 4:10 दोनों सुई के बीच के लिए क्या होगा, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर 4:10 हमसे पूछा है, ये हो जाएगा 60h यानी कि 4 डिफरेंस 11 दूनी सॉरी 11 × 10 और डिवाइड में हो जाएगा 2। तो आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों यहाँ से 240 डिफरेंस 110 और डिवाइड में 2। सही है नहीं सही है? तो भाई देखो मेरी मैथ थोड़ी अच्छी है इसलिए मैं ऐसे करता हूं आराम से 0 3 और यहाँ पर 130 65 आना चाहिए क्या? देखो जरा 65 आ रहा है क्या? 65, तो 65 इज द करेक्ट आंसर। सही है, 65 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पे चले जाएंगे। 65 डिग्री आ रहा है तो 65 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि बिल्कुल फंस चुके हो आप लोग। 65 डिग्री इज द रॉन्ग आंसर। काफी लोग अब बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अभी तक तो हमने जितना किया वो सही निकला, अब ये क्या हो गया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को जब हम बनाते हैं तो क्वेश्चन को बनाने के बाद असली खेल होता है उसके ऑप्शंस का। क्वेश्चन को कठिन या आसान उसके ऑप्शन के माध्यम से भी करा जा सकता है। क्वेश्चन तो कठिन है या आसान है, लेकिन मैं उसके ऑप्शंस में ऐसा कंफ्यूज कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन कठिन या आसान या आपसे गलत हो सकता है, और वही मैंने यहाँ पर किया। या कह सकते हो कि भाई मैंने आप लोगों से एक ऐसी बात छुपा कर रखी थी कल से, जो मैं इस क्वेश्चन के लिए बस बचा कर रखा था, और अब मैं आप लोगों को वो चीज बताना चाहता था, क्योंकि जब गलती करोगे ना तभी सीखोगे। तो हमने क्या गलती करी? बोले सर हमें जब पता ही नहीं तो हमने क्या गलती करी। सही बात, आपने कुछ गलती नहीं करी। गलती तो ये थी कि मैंने आपसे कल से छुपा के रखा था आज ही के लिए। देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 65 गलत है। अब आप सोच रहे हो इसका मतलब जितना हमने पढ़ा वो सब बेकार हो गया, अब कोई नई बात आने वाली है? जी नहीं दोस्तों, कोई भी नई बात नहीं आने वाली है। ध्यान से सुनिएगा मैं जो आपसे चीज कहने वाला हूं सभी लोग, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा कि 65 इसका आंसर गलत क्यों है, आइए समझते हैं। देखिए चलिए देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों ने अभी तक क्वेश्चन निकाले होंगे। आपने 3/12 का निकाला था आंसर, तो आपको पता चला था कि 3/12 का आंसर आया था कितना? ये 1:4 बना रहा है, तो 1:4 यानी कि डबल कर देंगे, 24 डिग्री का आंसर आया था। आपने 4:20 का आंसर निकाला था, ये 1:5 बना रहा है, तो 20 का हम आधा कर देंगे यानी कि 10 डिग्री का आंसर आ रहा था। सही नहीं सही है? आपने 7:20 का भी निकाला था, और यहाँ पर 7:20 में जो आंसर आ रहा था वो 100 डिग्री का आंसर आ रहा था। ये सब हम कर चुके हैं पहले से ना। तो अब देखो मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। देखिए दोस्तों, जो हमारी घड़ी होती है उस घड़ी में देखिए जो हमारी घड़ी है दोस्तों, उस घड़ी में जब भी कोई समय है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 7:20 है, समझना एक को समझाऊंगा बाकी समझ जाएंगे। दोस्तों मान लीजिए कि हमारी घड़ी में 7:20 का समय हुआ है, तो 7:20 के समय का मतलब कि हमारी जो मिनट वाली सुई होगी वो 4 पे होगी, बड़ी वाली सुई, और जो हमारी छोटी सुई होगी वो 7 में ना होकर 7 से थोड़ा सा आगे होगी। मानते हो मेरी बात को? 7 से थोड़ा सा आगे होगी, और इसको हम कहते हैं 7:20। ठीक है, तो दोस्तों मुझे बताइए 7:20 पर दोनों सुई के बीच का एंगल क्या है? तो हमने 60h डिफरेंस 11m/2 लगाया, 100 डिग्री आया था। आपका आंसर भी सही है, ये आंसर 100 डिग्री ही होता है, 100 डिग्री का एंगल बनता है। कल हमने इसको प्रूव भी किया था। ठीक है, पिछली क्लास में हमने इसको प्रूव भी किया था। अच्छा अब मेरी बात सुनो सभी लोग। दोस्तों जब भी कभी हम किसी कोण की बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं, तो आपको पता है एक पूरा का पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का गोला होता है। और उस 360 डिग्री के गोले में से हम अगर कोई भाग ऐसे काट दें तो वह एक एंगल बन जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों लाइन से मिलाकर जो एंगल बन रहा है, क्या वो केवल इतना ही है कि और दूसरा भी है? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि दोनों लाइन से मिलाकर एक ही एंगल बनेगा कि दो एंगल बनेंगे? आप कहोगे सर हमेशा दो एंगल बनते हैं, क्योंकि ये पूरा कितना 360। तो आप कहोगे कि भाई दोनों लाइन के, देखो दोनों लाइन के बीच का मतलब ये नहीं होता कि अंदर वाला। ये किसने बोला? भाई ये दो लाइन है। अब दो लाइन के बीच का मतलब क्या हुआ? दो लाइन के बीच में ये भी आ रहा है, और इन दोनों लाइन के बीच में ये भी तो एक एंगल बन रहा है। ये भी तो इन दोनों लाइन के बीच का ही है। बीच का मतलब कभी अंदर थोड़ी होता है। ये नहीं बोला कि अंदर वाला बताओ, छोटा वाला बताओ, उन्होंने बोला दो लाइन के बीच का एंगल बताओ। मान लीजिए
कि इस तरीके से दोस्तों था, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना। मैंने बोला दोनों लाइन के बीच का एंगल बताओ। अब दोस्तों दोनों लाइन के बीच का एंगल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अब यहाँ से हमारा निष्कर्ष क्या निकला? हमारा निष्कर्ष दोस्तों यहाँ से ये निकला कि जब भी कभी कोई भी समय आप घड़ी में देखेंगे, कोई भी समय 7:20, 7:21, 7:22, 6:30, 10:15, 10:13, कोई भी समय जब भी आप घड़ी में देखेंगे तो दोनों सुइयों के बीच में कभी भी एक एंगल नहीं बनता है, हमेशा दो एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं? दो एंगल बनते हैं। तो सर ये बताओ, अगर दो एंगल बनते हैं तो हमारी जो फॉर्मूला था, ये जो हमारी ट्रिक थी, उससे तो हमेशा एक ही एंगल निकल के आया, तो दूसरा कैसे आएगा? बोले सर दूसरा आराम से आएगा। इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे क्या कि अगर दोस्तों ये एंगल हमारा 100 आ गया है तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि यहाँ से अगर मैं पूरा चलूं वापस यहाँ तक तो ये पूरा गोला 360 डिग्री का होता है। तो अगर ये 100 है तो ये बाकी बचा एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 360 माइनस 100 यानी कि 260 डिग्री। क्या ये बात सभी को समझ में आई? क्या ये बात सभी को समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि दोस्तों जब भी हम कभी किसी एक समय को देखेंगे तो दोनों घड़ी की सुई के बीच में हमेशा कभी भी एक एंगल नहीं, हमेशा दो एंगल बनते हैं। हमारे फॉर्मूले से आएगा एक, अब वो कोई भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है। ज्यादातर अंदर वाला ही आता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जितने आए हैं उसमें अंदर वाला आता है, छोटा वाला। लेकिन ज्यादातर दोस्तों अगर देखा जाए तो कोई भी आ सकता है, ऐसी कोई बनी बात नहीं है। तो एक अगर हमें मिल गया तो दूसरा हम 360 में से माइनस करके निकाल लेंगे, सिंपल है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि 4 12 का, सॉरी 3 12 का क्या होगा, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस 24 होगा, नहीं होगा, जो भी आएगा। तो मेरी मैथ उतनी अच्छी नहीं, मैं आपको मैथ के बारे में अपनी बता दूं। काफी लोग ये पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों, आप तो रीजनिंग के टीचर हो, बहुत सारी मैथ्स की कैलकुलेशन होती है, तो आपकी मैथ्स अच्छी क्यों नहीं है? लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों मेरी मैथ्स अच्छी, मैथ्स एक्चुअली मैथ्स नहीं, मेरी कैलकुलेशन वीक हो गई है। मैथ्स मेरी बहुत अच्छी है। मैथ्स मतलब क्या है? मैथ्स के टॉपिक, मैथ्स का कांसेप्ट जो मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, तो मेरी मैथ्स अच्छी है। आप कहोगे तो फिर कैलकुलेशन अच्छी क्यों नहीं है? उसका एक बहुत छोटी सी कहानी है दोस्तों। मैंने इंटर तक यानी 12th तक मैथमेटिक्स से किया, मेरी कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी थी, मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैंने बीटेक किया, ठीक है, बीटेक मैंने इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया, यानी कि ट्रिपल ई जिसको बोलते हैं, है ना, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल से। और वहां से जब मैंने किया तो वहां पर आप सभी को पता होगा कि जो टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं बीटेक वगैरह के, तो वहां पर चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे वो 8th सेमेस्टर हो, कैलकुलेटर चलते हैं। किसी भी मैथ्स के कैलकुलेशन के कैलकुलेटर चलते थे, क्योंकि यहाँ पर M1 M2 M3 M4 बहुत बड़ी-बड़ी मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन होते थे, तो हम लोग यूज करते थे कैलकुलेटर। और केवल क्लास में नहीं, एग्जाम में भी, सेमेस्टर एग्जाम में भी कैलकुलेटर चलते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो आप सोचिए दोस्तों कि मैं आज, मेरी एज सोचिए कितनी हो गई होगी? आपको क्या लगता है मेरी एज कितनी हो गई होगी? आपको क्या लगता है? ज्यादा 26 27 साल और से ज्यादा हो गया ना? चलिए, क्या जो भी आप लोग सोच लेना कि मेरी एज कितनी होगी। तो दोस्तों जब मैंने इंटर किया, मेरी मैथ्स भी अच्छी, कैलकुलेशन भी अच्छी। उसके बाद जब बीटेक किया तो मुझे मिल गया कैलकुलेटर। तो सोने पे सुहागा, कैलकुलेशन नहीं करनी, पता क्या, 2 और 10 जोड़ना, तो कैलकुलेटर यूज कर लेना। मतलब एक बात बताया, अगर कोई भी कैलकुलेशन हमने, हमारा 3 कंपनीज में सिलेक्शन हुआ, जिसको कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं। कैंपस प्लेसमेंट हो जाने के बाद में हमने 3 में से किसी एक कंपनी को चूज करना था, हमने चूज कर लिया। और वो थी एक सीमेंट प्लांट की कंपनी, जहां पर सीमेंट प्लांट, आपको सीमेंट प्लांट यहाँ पे करने गए थे। तो दोस्तों नागपुर के पास एक चंद्रपुर करके जगह है, 140-50 किलोमीटर दूर चंद्रपुर में है बहुत बड़ी खदानें, जो कि लाइमस्टोन की खदान, यानी कि चूने का पत्थर, जिसको CaCO3 बोलते हैं। और आपको पता है कि सीमेंट जो है वो CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन से बनता है। बहुत बड़ी-बड़ी चट्टानें होती हैं, खदानें होती हैं, वहां से चट्टान काट के आती थी और कट के वो ग्राइंडर में मिक्स होती थी। फिर उसमें फ्लाई ऐश हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब मिक्स करते थे। हमारा काम नहीं था ये, हमारा काम क्या था कि जो वो मशीनरीज बड़ी-बड़ी लगी होती थी पावर प्लांट्स में, सॉरी सीमेंट प्लांट में, उनका जो भी फंक्शनिंग था, ऑपरेशन था इलेक्ट्रिकल पर्पस से, वो हम देखते थे, है ना। तो वो हम देखते थे, तो हमें उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था कि जैसे POP सीमेंट बनता है, PPC सीमेंट बनता है, OPC सीमेंट बनता है। OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, PPC मतलब पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये 3 प्रकार के सीमेंट्स बनते थे, मेट्रिक टन में मतलब प्रोडक्शन होता था। तो दोस्तों अब वहां से कैलकुलेशन बिल्कुल ही छूट गई, आदत छूट गई। और उसके बाद धीरे-धीरे आप सोच रहे हो कि सर आप इतनी बढ़िया नौकरी कर रहे, सब था, तो आप यहाँ क्यों आ गए? अब उसकी कहानी बहुत लंबी है, तो वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। बस इतना कहूंगा कि जो भी होता है लाइफ में हमेशा अच्छा होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग हैपेंस फॉर आवर ओन गुड। जो होता है हमारे भले के लिए होता है, क्योंकि दोस्तों हम जो चाहते हैं, हम जो सोच रहे हैं, कभी-कभी हमें वो नहीं मिलता, लेकिन हम दुखी हो जाते हैं कि हमें वो नहीं मिला। लेकिन जब हमें वो मिलता है जो ऊपर वाले ने सोचा, तब हम बहुत खुश होते हैं। तब हमें ये फील होता है कि कभी-कभी हम जो सोच रहे हैं वो हमारे लिए शायद उतना सही नहीं था, लेकिन ऊपर वाला हमारे लिए उससे भी अच्छा प्लान, अच्छा कोई टारगेट चूज करके बैठा हुआ है। और जब वो हमें देगा तो जाहिर सी बात है अच्छी चीज देगा, है ना। तो मैथमेटिक्स का कोई काम नहीं है हमारी लाइफ में, और कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर से आज भी करते हैं। जितने क्वेश्चन बनाते हैं कैलकुलेटर रखते हैं, जिससे हमारा समय बचे। नहीं तो कैलकुलेशन करने में समय लगेगा, हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। एक एक क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूं, खुद सेट करता हूं, सारे नंबर्स लॉजिक सब बनाता हूं। तो कैलकुलेटर इसलिए मुझे जरा सी भी कैलकुलेशन करने के लिए मुझे कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है, और यहां पर मैं जल्दी कर नहीं पाता हूं। ये थी कहानी मेरी कैलकुलेशन की, ठीक है, समझ गए सभी लोग। चलिए अभी आते हैं वापस कॉन्सेप्ट पे। देखिए वापस दोस्तों अगर मैं कॉन्सेप्ट पे आऊं तो आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको कर नहीं रहा हूं क्योंकि ये जो कहानी बताई थी इसलिए बताई थी कि मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला, सिंपल। अब दोस्तों अब मतलब ये जो चीज मैंने नहीं सॉल्व करी ना, इससे बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर आपने इसको सॉल्व करके लिखा क्यों नहीं, तो इसलिए मैंने कहानी बताई कि जैसे लाइफ में आप मेरे ऊपर शक ना करो कि अगर मैं कोई कैलकुलेशन अधूरी छोड़ दूं तो समझ जाना कि मैंने क्यों नहीं लिखा था, ठीक है। चलिए यहां पर दोस्तों अगर मैं बोलूं तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग सर यहां पर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 10, और ये मैं लिख दूंगा क्योंकि दोस्तों ये मुझे आता है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस का 100, और इसको भी मैं लिख दूंगा क्योंकि ये कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं है। चलो मैं इसको भी लिख ही देता हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे ये क्या है 336। दोस्तों ये आ चुका है 336 डिग्री, समझ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी कोई एक समय होगा उसमें दोनों सुई के बीच में, मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच में कभी भी एक नहीं दो एंगल बनेंगे। एक जो फॉर्मूले से या फिर ट्रिक से आ रहा होगा, और दूसरा हम हमेशा 360 माइनस करके निकाल लेंगे। क्या ये बात क्लियर होगी सभी लोगों को? हाँ या ना का जवाब देना सभी लोग जल्दी से। ये बात समझ आ गई सभी को? तो अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर 65 डिग्री मैंने क्यों गलत किया? क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा था जो कि दोस्तों इसका दूसरा, देखो हम हमेशा एक आंसर निकाल के चल रहे थे, आपसे ध्यान रखना हमेशा दोनों आंसर निकालना है। क्वेश्चन ऑप्शन में कोई भी दिया हो सकता है, इसलिए आदत डालो, दोनों निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे बताइए दूसरा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? एक तो हो गया आपका 65 और दूसरा आंसर हो जाएगा 360 माइनस का 65। तो यहाँ पर दोस्तों 60 10 में क्या है, यहाँ पर 5 बचा, और यहाँ पर हो गया 5 6 9 बचा, और यहाँ पर 295 डिग्री दूसरा आंसर आ गया। यानी कि पहला एंगल 65, दूसरा आंसर 295, और आप देखोगे 65 भी दिया है 295 भी दिया है, इसलिए मैं अकेला 65 नहीं लगा सकता। एक और ऑप्शन हमें दिया है बोथ ए एंड सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 65 भी सही है और 295 भी सही है। आइदर मतलब याद रखना कभी भी, आइदर हमेशा तब लगता है जब दो चीजों में से कोई एक ही चीज हो सकती है, एक होगी तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी होगी तो पहली नहीं होगी। आइदर उसको कहते हैं, है ना, या तो ये या तो वो। ये बोथ है, बोथ का मतलब कि दोनों ही सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, क्योंकि दोनों ही सही है। क्लियर हो गया सभी को? हाँ, अगर ऑप्शन दोनों दीजिएगा तो किसे सही मानेंगे? दिया तो मैंने, ये तो दोनों ऑप्शन दिया है, किसे सही मानेंगे, है ना।
कोई टेंशन नहीं लेना। अभी मैंने आपसे क्या बोला था कल भी, और हमेशा इस बात को मेरे लिए याद रखना कि जब भी आपके मन में डाउट आएगा तो इसका मतलब मैंने अभी पूरा नहीं किया, और अगर मैंने पूरा कर दिया तो आपके मन में डाउट आएगा नहीं। तो अगर डाउट आ रहा है तो 2 मिनट और संतुष्टि रखो। देखो काफी लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि सर देखिए हमें ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, तुमने ये लगा दिया। मुझे पता था कुछ लोग ये सोचेंगे, तो मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं। काफी लोग बोलेंगे सर एक बात बताओ, मान लो कि अगर हमें दोनों आंसर दे दिए और बोथ का ऑप्शन नहीं दिया, यही तो प्रश्न था आप लोगों का, ये मन में आ रहा था ना कि मान लीजिए यहाँ पर 70 डिग्री दे दिया, मुझसे पूछा कि बताइए दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा। अब बताओ क्या करोगे, यही प्रश्न था, है ना। दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न आ गया ना तो कंप्यूटर होगा आपके एग्जामिनेशन सेंटर में, जो है उसको उठा के जो इन्विजिलेटर होगा उसके सर पे मार के निकल जाना तुरंत। सच बता रहा हूं, कैसे? उससे कहना भैया मेरे जो पेपर बनाता, हालांकि उसने बनाया नहीं बेचारे, उसको क्यों मारोगे? उससे कहना, अच्छा एक काम करना, वो कंप्यूटर उठा के उसको देना, उनसे कहना कि जिसने पेपर बनाया ना रेलवे एसएससी, उनके सर पे जाके मार दो। क्यों? ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। इतना क्वेश्चन अगर है ना, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों 4-10 पर घड़ी के दोनों के बीच का एंगल क्या है? बोले ये भी है और ये भी है, दो आंसर होंगे, कौन सा टिक करोगे? तो कुछ लोग क्या कहते हैं पता है? कुछ लोग कहते हैं सर मैं 65 करूंगा। क्यों? बोले सर वो पहले दिया हुआ इसलिए। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज पहले दी होगी हम वही करेंगे, है ना। इस हिसाब से तो मान लो अगर पहले कोई गदैया खड़ी हो, पीछे उसकी लड़की खड़ी हो, तो पहले गदैया से शादी कर लेना, फिर जो पहले होगा वही करेंगे, है ना। ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं कि पहले एक दूसरे दोनों ही आंसर अपने आप में सही है, लेकिन बात ये आती है कि हम इसमें करें क्या? कुछ नहीं कर सकते, ये क्लेम में जाएगा। आप इस पे क्लेम कर देना कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका दो आंसर आ रहे हैं, दोनों सही है। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछता हूं, अभी बताता हूं आपको कि दोस्तों मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब मैं आपको 2 ही ऑप्शन दूंगा, मतलब कि यही 2 ऑप्शन दूंगा, और मैं ये भी कह रहा हूं कि क्वेश्चन गलत भी नहीं है। अब लगा के दिखाओ इसको आंसर। देखो हर चीज का, हर डाउट का सवाल मतलब आंसर है मेरे पास। आपके मन में जितने भी प्रश्न उठेंगे वो मेरे स्लाइड में होंगे या मेरी जबान पे होंगे, इसलिए आप निसंदेह बिना किसी शक के केवल सुनते रहो मेरी बातें, और फिर आप देखो कैसे आपके अंदर के डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि जब मैं कंप्लीट करूंगा तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लीजिए कि ये दोनों ऑप्शन में दिए हैं और मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ही आंसर में से एक आंसर होगा, लेकिन यहां पर गलत कुछ भी नहीं है, अब बताओ क्या करोगे? आप क्लेम भी नहीं कर सकते, आप कंप्यूटर भी सर पे उठा के नहीं मार सकते, अब बताओ क्या करोगे? है ना, आ रहा होगा मन में सवाल कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करें? इसको पहले हटाओ, अभी इसका आंसर बोथ होगा, दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। अब मैं समझाता हूं वो चीज जो आपके मन में डाउट है, आइए समझाते हैं, समझते हैं चीजों को, समझ ले। ये जो दोनों एंगल निकले हैं यहां से समझना, जिसमें से एक आया दोस्तों 65 और एक आया है 295 डिग्री आया है। इन दोनों में से एक ऐसा एंगल है, एक ऐसा कोण है जिसका एक नाम होता है, और उस नाम के आधार पे ही प्रश्न बनता है, यानी कि उस नाम को लेकर ही आपका सवाल बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। और वो क्या होता है आइए उसको समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना सभी लोग। देखो भाई आप सभी लोगों ने दोस्तों एक शब्द सुना होगा जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में इसको आवर्त कोण या प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ये आइए समझते हैं। देखिए सिंपल सा कांसेप्ट है, ज्यादा समझ लूंगा, सिंपल सा समझना। कभी भी दोस्तों मान लीजिए ये 2 घड़ी की सुइयां हैं, ठीक, 2 घड़ी की सुइयां, या मान लीजिए ये 2 घड़ी की सुइयां हैं, सुइयां कैसे भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एक ये वाला एंगल आएगा और एक दोस्तों ये वाला एंगल आएगा कि नहीं आएगा? एक ये वाला एंगल आएगा और एक ये वाला एंगल आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल दोस्तों वह एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल दोस्तों वह एंगल होता है, यहां से सुनना, रिफ्लेक्स एंगल वह एंगल होता है जो कि 180 जो कि दोस्तों 180 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। लिख लीजिए इसको, ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण या आवर्त कोण जो होता है वो हमेशा 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। 360 तो कोई एंगल ही नहीं, मतलब कुछ बचा नहीं, जीरो हो गया। तो यहाँ पर जो भी एंगल 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा वह हमारा हमेशा आवर्त कोण या प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अब आगे बात समझ में। तो ये एंगल जो है दोस्तों 360 से देखिए छोटा है लेकिन 180 से बड़ा है। ये एंगल देखिए दोस्तों 360 से छोटा है लेकिन 180 से बड़ा है। बस समझना। अब आपको सर ये एंगल क्या है? ये कुछ नहीं है, इसको दोस्तों एक्यूट एंगल बोलते हैं। आप सभी ने मैथ में पढ़ा होगा, एक्यूट का मतलब न्यून कोण, छोटा एंगल, न्यून बोलते हैं न्यून कोण। तो दोस्तों एक्यूट एंगल है, न्यून कोण यानी छोटा एंगल, जिसको हम अपनी रीजनिंग भाषा में हम छोटा एंगल बोलते हैं। हमें मैथ्स तो पढ़ाना नहीं है। ये क्या है? ये एक्यूट एंगल है यानी कि न्यून कोण है। समझ गए नहीं समझ गए? हमें फोकस इस पे करना है। तो अब आप मुझे बताइए सभी लोग ध्यान से सोच समझ के कि दोस्तों यहाँ 65 और 295 में से रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? 65 नहीं ध्यान रखना, कुछ लोगों के मन में अगर ये डाउट आए कि 4-10 के बीच, 4-10 के बीच, 4-10 के बीच, अभी मैंने आपको वो चीज समझाई। अगर आपके मन में फिर से डाउट आ रहा है इसका मतलब आप समझ नहीं रहे चीजों को। 4-10 के बीच, 4:10 के बीच में, तो इसका मतलब बेटा ये नहीं होता है कि वो बीच का मतलब कि वो बीच। देखो कुछ, इसलिए मैंने एक बार पॉइंट समझाया था कि भैया मेरे 4-10 के बीच का मतलब ये मत सोचना कि ये बीच वाला बीच, देखो वो बीच नहीं है। बीच का मतलब है 4 और 10, 4:10 पर दोनों सुई के बीच, 4-10 के बीच नहीं, 4:10 पर दोनों सुई के बीच, और दोनों सुई के बीच कभी भी ये नहीं माना जाता है ये भी बीच है और ये भी बीच है। अब ये कैसा बीच है तो मैं आपको समझाता हूं कि दोस्तों ये कैसा बीच है। मुझे पता है आप लोगों के मन में डाउट आएगा ये बीच कैसा है, चलिए मैं क्लियर करता हूं। देखिए समझिए सभी लोग ध्यान से, काफी लोग ये समझते हैं, ध्यान से समझना सभी लोग। कभी ना कभी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पढ़ा होगा, बैठक व्यवस्था पड़ी होगी। मान लीजिए 8 लोगों की बैठक व्यवस्था है, ठीक है। मान लीजिए ये A है, B है, C है, D है, E है, F G H, 8 लोग बैठे हुए हैं। अब मुझे बताना, मैं जो पूछूं मुझे बताइए कि B और G के बीच में कौन बैठा है? B और G के बीच में कौन बैठा है? या मान लीजिए ये बताइए B और G के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? B और G के बीच में टोटल कितने पर्सन बैठे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो? तो दोस्तों अगर आप ये बोलो कि सर B और G के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो आपका आंसर आधा सही आधा गलत है। क्योंकि दोस्तों आपने अपने मन से कैसे ये तय कर लिया, कैसे निर्धारित कर लिया कि B और G के बीच यही है? ये किसने बोला? दोस्तों एक बंदा ये बैठा है, एक बंदा ये बैठा है, और इन दोनों के बीच में ये भी तो है, ये इनके बीच में ही तो है, इनके बाहर थोड़ी ना, इनके बीच में ही तो है। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, समझो इस चीज को। तो B और G के बीच में 1 2 3 4, तो इसका आंसर 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इस बात को आपको समझना है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, 4:10 पर दोनों सुई के बीच में। अब दोस्तों दोनों सुई के बीच, अब एक बात समझो, जैसे मान लो मैंने तो ऐसे बना दिया, अब बताओ क्या करोगे? दोनों सुई के बीच का एंगल बताओ, अब कौन सा बीच लोगे? हालांकि ये भी 180 है, ये भी 180 है, लेकिन आपने कौन सा 180 दिया? क्या मुझे डिसाइड करके बता सकते हो? आप बताओ आपने कौन सा बीच लिया? ये वाला बीच लिया कि ये वाला बीच लिया? आपको बोलो तो दोनों सेम है, उससे क्या? आप तो मुझे बताओ आपने कौन सा बीच लिया, नहीं डिसाइड कर सकते ना, हल्का सा मैंने इसको टेढ़ा कर दिया। अब बताओ जरा दोनों सुई के बीच का एंगल, तो बोले सर ये भी बीच है और ये भी बीच है। बेटा दोनों इन, देखो ये एक सुई है, एक सुई है, ये कहीं भी जुड़ी होंगी, इनके बीच मतलब दोनों एंगल। क्या ये बात समझ सभी लोगों को क्लियर हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है, ठीक है। चलिए
ओके तो हमें दोस्तों ये बताना था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि रिफ्लेक्स एंगल इन दोनों में से कौन सा होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है, यानी कि हर वो एंगल जो 180 से ज्यादा 360 से कम होगा तो यह हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। यानी कि यही है हमारा दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल, यही होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया? यही होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो अगर दोस्तों अब सुनो, अब वाला पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 65 भी दिया है, 295 भी दिया है, बोथ भी दिया है, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूं कि व्हाट इज द, यहां पर सुनना मैंने क्या लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया बताइए रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण क्या होगा 4:10 के बीच में। तो 4:10 पर दोनों सुई के बीच में रिफ्लेक्स एंगल कौन सा बनेगा? अब आपका आंसर ये नहीं लग सकता, किसी भी हाल में यही लगेगा, केवल 295 हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? और अगर मान लीजिए बोथ का ऑप्शन नहीं दिया है, रिफ्लेक्स नहीं दिया है, तो यह एक गलत क्वेश्चन हो गया फिर, है ना? यहां पर हमेशा आपको रिफ्लेक्स देना पड़ेगा। अगर रिफ्लेक्स दे दिया, अगर ये भी दिया है, ये भी दिया, ये नहीं दिया, तो भी आपका आंसर यही लगने वाला है। यानी कि रिफ्लेक्स का कांसेप्ट आपको समझ में आ गया। ये क्लियर हो गया भाई सभी लोगों को? ये क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं अलग से सारी चीजें समझा देता हूं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सभी को रिफ्लेक्स एंगल क्लियर है। ओके, डन है। चलिए तो अगर आपको समझ आ गया होगा तो 1 मिनट का समय लेके ये देखो, मैंने देखो किस तरीके से, उसमें मेहनत लगती है। आपको क्या लगता है इसमें मेहनत नहीं लगती होगी? आपको क्या लगता है कि ये कोई और बनाता होगा? नहीं, देखिए मुझे किस तरीके से चीजों को दर्शाना है, किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना है, ये हमें पता होगा। हम कितने किसी से बोल दें, वो उस तरीके से नहीं कर पाएगा जैसा मैं चाहता हूं। इसमें मेहनत लगती है, रात रात भर जाके सारी चीजें, ये सारे इस तरीके से इतना प्रेजेंटेशन आपकी अच्छा खूबसूरत बनाते हैं कि आपको ना इसके नोट्स बनाना ना पड़े। आप यही जब पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे तो यही आपके नोट्स बन जाएंगे। इसमें मेहनत लगती है काफी, सच बताता हूं। चलिए अब भाई आगे आपके पास प्रश्न देखते हैं, कौन कौन आंसर दे सकता है, दे दो फिर। 7:20 पर घड़ी की दोनों सुई के बीच में एंगल क्या होगा? 7:20 पर घड़ी की दोनों सुई के बीच में एंगल क्या होगा? आइए आप 2 मिनट लेके इसको सॉल्व करिए, फिर हम बताते हैं। तो मेरे ख्याल से आप में से काफी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आइए देख लेते हैं। देखिए सभी लोग ध्यान से, 7:20 पर घड़ी की दोनों सुई के बीच का एंगल क्या हो सकता है, ये पूछा गया है। तो हमें पता है कि यहाँ पर कोई भी रेशियो तो बन नहीं रहा है, 1:5 या 1:4। तो हम इसको 60h डिफरेंस 11m होल बटे 2 से करेंगे, हो जाएगा 60 × 7 11 × 20 डिवाइड में हो जाएगा 2, 420 220 200 आधा करेंगे 100 डिग्री। 100 डिग्री आंसर दोस्तों आ रहा है हमारे पास। तो क्या हम 100 डिग्री लगाएंगे? नहीं, एक और आंसर भी आएगा, कौन सा? 360 माइनस का 100, और 360 माइनस का 100 यानी कि कितना हो जाएगा? 260 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर क्या लगेगा भाई हमारे पास? जल्दी से बताइए आंसर क्या लगेगा हमारे पास? 100 डिग्री और 260 डिग्री। तो 100 डिग्री लगेगा कि 260 लगेगा कि क्या लगेगा? बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं। 2 आंसर आ रहे हैं और दोनों ही आंसर सही हैं। 100 डिग्री भी सही होगा और 260 भी सही होगा। चलिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि देखो 100 मेरे पास दिया नहीं है, एक सी दिया है मेरे पास 260, लेकिन एक और ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। मैंने आपसे क्या बोला था कि ऑप्शन से भी क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कठिन बनाया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन हो गया कठिन। कठिन क्यों हो गया? कि हम सी पे आंसर लगाएं कि डी पे आंसर लगाएं। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप किस पे आंसर लगाओगे। ठीक है, देखिए या तो 100 मतलब या तो नहीं, 100 भी होगा और 260 भी होगा, 100 भी होगा और 260 भी होगा, दोनों ही आंसर सही है। लेकिन मेरे को केवल 260 दिया है, 100 नहीं दिया है, एक नन ऑफ दीज दिया है कि इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर डी लगाते हैं और लगा देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि सर 100 भी होगा 260 भी होगा, दोनों में से एक ही दिया है, एक नहीं दिया है, तो हम कैसे कहते हैं कि 260 ही होगा, 100 भी तो होगा। बात तो सही है, लेकिन दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ये ऑप्शन जब भी आता है तो कंफ्यूज करता है, बट आपको होना नहीं है। आज समझ लो इसका कांसेप्ट क्या है। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं है। जबकि अगर आप देखो तो इनमें से दोस्तों एक आंसर हमारा है और वो क्या है? 260 है। इनमें से एक आंसर हमारा है, वो क्या है? 260 है, क्योंकि इसका आंसर 260 भी हो सकता है और इसका आंसर 100 भी हो सकता है। दोनों में से कोई ना कोई तो हो गई, दोनों होंगे, है ना? तो मुझे बताइए आप सी लगाओगे कि डी लगाओगे? ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं, जबकि इनमें से एक आंसर है, तो आप क्या लगाएंगे? सभी लोग फटाफट से बताइए आप क्या लगाएंगे? आप डी लगाएंगे कि सी लगाएंगे? अपनी बुद्धि की परीक्षा दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी गलत करेंगे, अभी भी गलत करेंगे। ठीक है, मुझे पता है अभी भी आप में से काफी लोग गलत करने वाले हैं इसको। चलिए नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इसका आंसर हम सी लगा देंगे, इसका आंसर हम सी लगा देंगे, है ना? क्यों? क्योंकि अब मेरी बात पे आ गए कि मैंने बोला कि बहुत सारे लोग डी लगा देंगे, लेकिन इसमें सी दिया हुआ है ना, कि भाई ये होगा कि ये होगा। सही सी बात है। देखिए सिंपल बात है कि दोस्तों नन ऑफ दीस का मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप इसको भी हटा देते हो, इसको भी हटा देते हो, इसको भी हटा देते हो और ये लगाते हो, तो कहने का तात्पर्य है कि ना तो इसका आंसर ये है, ना तो इसका आंसर ये है, ना तो इसका आंसर ये है। जबकि ऐसा नहीं लग रहा कि आपने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि आप कहोगे सर ये भी तो इसका एक आंसर है, ये भी तो इसका एक आंसर है। तो अगर ये भी इसका एक आंसर है तो हम सी पे क्यों ना लगाएंगे? लेकिन दोस्तों नन ऑफ दीस हमेशा आपके क्वेश्चन में जब भी आता है तो नन ऑफ दीस हमेशा तब लगाना जब इनमें से कोई आंसर ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके 2 3 4 5 आंसर हैं और उनमें से कोई भी ऑप्शन में दिया है और नन ऑफ दीस है, तो नन ऑफ दीस पे मत लगाना, हमेशा वो आंसर को टिक करना, क्योंकि नन ऑफ दीस कहता है इनमें से कोई नहीं, जबकि इनमें से एक आंसर है। तो हम उस आंसर पे जाएंगे, ना कि नन ऑफ दीस पे जाएंगे। नन ऑफ दीस हम तब लगाते जब यहाँ पर मान लीजिए 160 लिखा होता, तो मैं दोस्तों नन ऑफ दीस पे चला जाता, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये समझ में आ गया सभी लोगों को? ये समझ में आ गया भाई सभी लोगों को? क्लियर है? तो आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट आपके सामने ये है, फटाफट से कोशिश करिए इसका आंसर, देखते कौन लगा सकता है। और आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इससे भी ज्यादा बेटर है, तो वो भी आने वाला है। अभी तो मान के चलिए हम कल का ही जो हिसाब किताब है सब पे, लेकिन इसको करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बोला 8:40 पर मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, सीधा सीधा 1 से जा रहा, सीधा सीधा 5 से जा रहा, 1:5, तो मिनट का कर देंगे आधा, 20 डिग्री हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन मुझे बताइए दोस्तों 20 डिग्री है ना आंसर? 20 डिग्री है तो आंसर 20 डिग्री है आंसर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर दोस्तों 20 डिग्री है, 101 है, 300 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ 2 आंसर आएंगे इसके, एक आएगा 20 और एक आएगा 360 माइनस का 20, तो यानी कि एक आएगा 340। तो 2 आंसर जो हमारे पास आने वाले हैं 840 के, वो कौन से होंगे? एक है 20 और एक है 340, है ना? तो अगर दोस्तों हम ध्यान से देखें, एक है 340, अगर मैं आपसे बोलूं तो 20 तो दिया है लेकिन 340 नहीं है, बात समझना। और अभी पिछले वाले में भी ऐसी था 100 260, तो 100 तो नहीं था लेकिन 260 था, तो 260 लगा दिया, नन ऑफ दीस नहीं लगाया। यहाँ पर 20 है 340 नहीं है, नन ऑफ दीस है, तो 20 पे लगा दे फिर।
तो 20 हो जाना चाहिए आंसर। अरे 20 हो जाना चाहिए ना आंसर, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर हम उल्लू नहीं बनने वाले, हम आपको बहुत अच्छे से पहचान गए हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बताइए प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। ये इन्होंने स्पेसिफिक पूछ लिया, अब इन्होंने वही पूछा है जो आपको बताना चाहिए, वही पूछ लिया क्या, रिफ्लेक्स बताइए। और दोस्तों हमें पता है कि रिफ्लेक्स एंगल ये वाला होगा, तो ये वाला आंसर मेरा कभी भी बनेगा ही नहीं, तो हम 20 पे कभी आंसर लगा ही नहीं सकते। तो दोस्तों देखो 20 आंसर हो नहीं सकता रिफ्लेक्स में, आंसर 340 होगा। मैंने ऑप्शन में दिया नहीं, इसलिए अब मैं नन ऑफ 20 पे जाऊंगा। आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन को कितनी तरीके से दोस्तों हम खेल सकते हैं, ऑप्शन के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से। इसी कॉन्सेप्ट को कितनी तरीके से यूज करके ऑप्शन के माध्यम से कैसे 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 कंफ्यूज किया। देखो होता क्या है कि हमने लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया, हमें सब आ गया, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, खेल कर देता है बेसिक से। वो बेसिक से ऐसा कंफ्यूज करेगा, ऐसा जाल बनाएगा कि हम उसी जाल में फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि हमने शायद वो सारी चीजें नहीं पढ़ी। इसीलिए मैं बार-बार क्यों आपसे कह रहा हूं, मैं बार-बार आपसे ये चीज इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगा, सारा। अब आपको लग रहा होगा यार बार-बार सर कह रहे हैं कि सारा कुछ पढ़ाऊंगा, क्या कोई दूसरा नहीं पढ़ाता? बाकी सब भी तो सारा पढ़ाते, नहीं पढ़ाते, मुझे पता है। सारा नहीं, कुछ ना कुछ छोड़ देंगे, और अगर उसी छोड़े वाले से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मुझे बताओ आपका ये 7 घंटे का लेक्चर कोई काम देगा, नहीं देगा? आप सिंपल बताइए। आपने दोस्तों 1 साल तैयारी करी, बढ़िया तरीके से तैयारी करी, लेकिन आपने एक छोटा सा कांसेप्ट छोड़ दिया, आपको कठिन लग रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया, आपको किसी ने पढ़ाया नहीं, आपने वो एक कांसेप्ट छोड़ दिया, लेकिन आपने 1 साल वो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के एग्जाम में, लेकिन बस एक छोटी सी चीज छोड़ दी, और पता चला एग्जाम में उसी छोटी चीज से ही एक क्वेश्चन आया, बस वही आया और कुछ नहीं आया। कोई मतलब रहा उस 1 साल की तैयारी का? आपकी मेहनत बेकार हो गई। तो देखो या तो मेहनत करो मत, और या तो मेहनत पूरी करो। लाइफ में ये बात हमेशा याद रखना, या तो मेहनत करो मत, या तो मेहनत पूरी करो। आधी मेहनत करोगे और कभी अगर दूसरे से क्वेश्चन आ गया तो वो बहुत खल जाता है, बहुत रिग्रेट होता है कि काश मैंने वो पढ़ लिया होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना रीजनिंग में, वो एक एक पॉइंट टच करता हो जाऊंगा कि सब मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। अब तुम्हारा काम है कि तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये समझ में आ गया चीज? तो ये चीजें हमेशा याद रखना लाइफ में अपनी, ठीक है? ठीक है। और अगर किसी के मन में डाउट है कि रिकॉर्डेड रहेगी क्लास, बिल्कुल रहेगी, क्लास लाइव भी चलेगी और आपको हमेशा ये बैच रिकॉर्डेड भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, इसको बताते हैं और फिर दोस्तों अब हम आज का जो कांसेप्ट नंबर 4 है उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन देखो मैं क्यों दोस्तों लंबा नहीं खींच रहा हूं, है यार चीजें हैं। अब आपने देखा ना कि एक ही चीज में अगर मैं छोड़ दूं तो अगर वही एग्जाम में आ गया तो बताओ मेरा पढ़ाने का फायदा क्या है? आप कल को मुझे बोलोगे सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया, सब पढ़ाया, लेकिन आपने वो चीज तो पढ़ाई नहीं जो एग्जाम में आई। एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है और आया है, इसलिए मैं कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मैंने आपको पहले दिन से कह दिया था कि आपने 50 मिनट में भी घड़ी पढ़ी होगी, आपने 1 घंटे में भी घड़ी पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको हो सकता है 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे में, 7-8 दिन में पढ़ाऊंगा घड़ी। उसके बाद फिर कुछ बचेगा नहीं, है ना? तो आप समझो मेरी बात को, क्वालिटी है। क्वालिटी ऐसे नहीं है भाई, साहिल सर क्वालिटी देते हैं तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि साहिल सर की उस क्वालिटी को मेंटेन करके रखें। हम साहिल सर की क्वालिटी को के ऊपर ही जाने की कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी अच्छा करें। ये हमारे लिए आदर्श है, सर हमारे लिए आदर्श है, सर बहुत सीनियर है हमसे, तो वो जो चीज दे रहे हैं हम सोचेंगे हम उनसे भी अच्छा कोशिश करें। हालांकि वो उनका अलग सब्जेक्ट है, हमारा अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम क्वालिटी को नहीं गिरा सकते कभी। चलिए चलो भाई कोशिश करो, इसका आंसर क्या लगा सकते हो? कह रहा है कि 2:30 पर घड़ी की दोनों सुई के बीच का एंगल क्या होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या होता है। यहाँ पर कोई रेशियो बन रहा है कि नहीं बन रहा, हमेशा देखना। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम ट्रिक भी ढूंढेंगे, कोई 1:4 1:5 बन रहा नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, हम करेंगे 60h डिफरेंस 11m होल बटे 2। h का मतलब घंटे जो कि 2 है, m का मतलब मिनट जो कि 30 है। सही है नहीं सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा 60 into h डिफरेंस 11 गुणे m और डिवाइड में कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। आंसर कितना आएगा? ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा दोस्तों 330 और डिवाइड में कर देंगे अपन 2 से। कितना सॉरी कितना बचेगा? तो हो जाएगा दोस्तों आपके पास 330 120 0 1 2 210 आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है दोस्तों 210 बटे 2 और 210 बटे 2 हो जाएगा एकम 5 105 डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए 105 डिग्री, ये वाला आंसर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए 105 डिग्री, होना चाहिए 105 डिग्री। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ध्यान से, है ना? यहाँ पर हो सकता था कि शायद हम गलत भी हो जाते। क्यों हो जाते गलत, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मुझे बताइए यहाँ पर एक आंसर आएंगे कि दो आंसर आएंगे, कैसे? एक आएगा 360 माइनस 105। आदत बना लो इस चीज को कि मुझे कभी भी ये क्वेश्चन करना है तो हमेशा 2 आंसर निकालने हैं, एक फॉर्मूले से और एक 360 के माइनस करने से। दोस्तों 360 माइनस करने पर कितना आ रहा है? 360 माइनस करने पर कितना आ रहा है? 5 यहाँ पर बचेगा, 5 यहाँ 255। सही किया मैंने 255। तो एक आ गया दोस्तों 255 डिग्री। कभी कभी मैं कैलकुलेशन एक बार में सही कर देता हूं तो मुझे अपने ऊपर शक होने लगता है कि तूने इतनी जल्दी एक बार में सही कैसे कर लिया, शक होता है मुझे। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास अगर देखें तो 5 बचा, यहाँ भी हमारे पास 5 तीनों सही है। तो यहाँ पर दोस्तों 255 आ गया। तो 255 डिग्री और 105 डिग्री, ठीक है? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझना ध्यान से सभी लोग। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने दोस्तों यहाँ पर ये हटा दिया, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पर ये हटा दिया और यहाँ पर ये हटा देने के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर 255 डिग्री, ठीक है? 255 डिग्री। और मैंने पूछा कि बताइए एंगल क्या होगा। 2 आंसर आए हैं 105 और 255 डिग्री। 105 भी दिया 255 भी दिया। अब क्या करोगे? आप कहोगे सर कोई टेंशन नहीं है, हमने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया था। देखो इसमें कोई रिफ्लेक्स एंगल तो पूछा नहीं गया, लेकिन इसमें पूछा दोस्तों एक्यूट एंगल, जिसको मैंने पहले भी बोला था न्यून कोण होता है कि छोटा एंगल। तो आपको पता है कि इन दोनों में से छोटा एंगल कौन सा है? 105 है। तो हमें पता है कि ये भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम हमेशा अपना आंसर 105 पे टिक करेंगे। समझ में आ गया? तो अगर ऐसा भी कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें क्वेश्चन पे ध्यान देखो। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो केवल ये देखते हैं और ये देखते हैं। यहाँ पर बोला कि एंगल बताओ और यहाँ पर बोला 230 बताओ, तो 230 का एंगल निकाल दिया और जो दिख गया ऑप्शन में लगा दिया। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ो और समझो कि वो क्या पूछ रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है समझ में आ गया सबको? ठीक है चलिए चलते हैं आगे। अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था। अभी हम फोर्थ कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। सोचो अभी मैंने आपको फोर्थ मजा आएगा फोर्थ कॉन्सेप्ट में, और फोर्थ कॉन्सेप्ट इससे भी तगड़ा कॉन्सेप्ट है। और उसमें तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि दोस्तों जब हम बेसिक से करेंगे ना तो बेसिक से करने पर आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक का समय लग सकता है, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उससे मात्र आपको 2 सेकंड का समय लगेगा। आप सोचो कि 1 मिनट का और 2 सेकंड का तो हम ट्रिक ही यूज करेंगे, लेकिन ट्रिक हर जगह चलती नहीं है तो वो भी हम बताएंगे, है ना? चलिए भाई, लेकिन अब बात आती है कि सर आपने ये क्या दे दिया और देने के बाद में जो है चेंज करना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर एक्यूट एंगल जो है, देखो ये ना रीजनिंग की भाषा में इन्होंने एक्यूट एंगल लिख दिया। इसमें एक छोटा सा चेंज या फिर छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, पॉइंट बिल्कुल सही है। इन्होंने एक्यूट एंगल मैंने जो दिया है ये रीजनिंग की भाषा में एक्चुअली दे दिया था। मैं यहाँ पर स्मॉल एंगल बोलना चाह रहा था, यहाँ पर मैंने उसको एक्यूट लिख दिया क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स हो गई वीक, तो मैंने स्पेशल मतलब मैथमेटिक्स का वो डेफिनेशन नहीं देख पाया। प्लीज इसको करेक्शन करिएगा सभी लोग। एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 से बड़ा और 90 से कम होता है, जबकि हमारे पास आंसर 105 आ रहा है जो कि 90 से भी बड़ा है, तो फिर वो एक्यूट एंगल कैसे बन गया? तो एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं स्मॉल एंगल पूछना चाह रहा था, लेकिन मुझे बार-बार एक्यूट याद था कि एक्यूट मतलब छोटा एंगल होता है मैथमेटिक्स में, और मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अच्छा हुआ कि ये पॉइंट माइंड में आ गया। चलिए तो आप सभी लोग दोस्तों एक काम करिएगा, इस चीज को हटा के यहाँ पर छोटा एंगल लिख लीजिएगा सभी लोग प्लीज। ठीक है, ये क्या
है कि मैथमेटिक्स की समझ की वजह से हो गया, मैथमेटिक्स की कम समझ। तो सभी लोग प्लीज यहाँ पर लिख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मुझको एक्यूट नहीं छोटा एंगल चाहिए, स्मॉल एंगल, समझ गए, छोटा एंगल एक्यूट, एक्यूट का मतलब तो फिर ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब आता है ये प्रश्न, ये प्रश्न मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में बैठे जितने भी स्टूडेंट्स हैं शायद 99% लोग शायद इस क्वेश्चन को कभी ना देखे हो या कभी सोचा भी ना हो, और देखा हो तो शायद वो लगा ना हो, या आपके मन में डाउट रहा होगा कभी ना कभी कि यार ये प्रश्न कैसे होगा, अगर ऐसा आ गया तो कैसे होगा। अभी तक इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी मैंने आपको प्रश्न करवाए हैं, जितने भी सवाल करवाए हैं, उन सभी में मैंने दोस्तों जो फॉर्मेट लिया है, जो मैंने फॉर्मेट लिया था वो h/m का था, मतलब घंटे और मिनट का था। 7:20, 3:12, 5:30 यही तो था, तो वो h/m का कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहाँ पर अब मैंने सेकंड भी आपको दे दिया है। अब बताइए क्या करोगे, अब बताओ क्या कर सकते हैं। तो मुझे पता है मैक्सिमम लोग का आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम इसके अंदर आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। कैसे लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भाई वो कह रहा है कैसे करें, तो कैसे करें ये तो बताना पड़ेगा। चलिए भाई देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी कभी घंटे मिनट सेकंड सब कुछ आ जाएगा तो कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस जो यूज करेगा वो हमेशा चीजों को आगे निकाल ले जाएगा। और जो स्टूडेंट, देखिए मैं जब पढ़ता था, अपने स्कूल की बात बताऊं, कॉलेज की नहीं, मैं तो स्कूल की बात बता रहा हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे पढ़ने का तरीका ये होता था, आज मैं आपको पहली बार ये बात बता रहा हूं, मैंने बताई नहीं कभी किसी को। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरा पढ़ने का ये तरीका होता था कि टीचर ने कोई सवाल पूछा जिसके बारे में हमें पता नहीं, क्योंकि वो नया है हमारे लिए, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं उसमें सोचूं, मतलब इतना दिमाग लगाऊं कैसे अपने कॉन्सेप्ट, अपने बेसिक का इस्तेमाल करके, कि मैं उसका आंसर दे ही देता था ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा दूसरे लोग नहीं दे पाते थे। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, सॉरी 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है कि टीचर ने कोई नया सवाल पूछा, हमने नहीं पता उसके बारे में कुछ भी, लेकिन जितना हमें पता है उसी के आधार पर कोई ना कोई दिमाग लगा के कुछ तो बताएंगे। एक स्टूडेंट होता है जो दोस्तों टीचर के हिसाब से चलता है, जितना टीचर ने बता दिया उतना ही सुनता जा रहा है, लेकिन उतना उसको समझ में अच्छे से आ रहा है। लेकिन असली अगर कोई नई चीज पूछी, अब वो उस पर दिमाग भी नहीं लगा पा रहा, ना वो लगाना चाहता है, वो बैठा है इसी बात के लिए कि टीचर बता दे तो हम लिख लें। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। और दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको एग्जाम में हमेशा दिक्कत पैदा होती है, क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रश्न आ गया दोस्तों कि कभी हो सकता है मैंने भी ना कराया हो, मान लो, तो वहां पर हो सकता है कि आप बैठे रह जाओगे। अब आप ये तो नहीं बोला सर आ जाए एग्जाम सेंटर पे तो हमें बता दें, क्योंकि आप तो दिमाग लगाने नहीं वाले उसमें, आप तो टीचर के साथ चलोगे। ऐसे लोग जो बैठे होंगे अभी वो कोई दिमाग नहीं लगा रहे होंगे, जबकि आप दिमाग लगा सकते हो, मुझे पता है। क्यों नहीं लगा? सुबह सुबह उठ के अपने आप से आई एम द बेस्ट, घमंड में नहीं गर्व में, गर्व करो अपने ऊपर कि मैं बेस्ट हूं, मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं। मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, बट मैं इसको कर सकता हूं। बस रोज सुबह ये बोलो और देखना, और उसको करना भी है, कि खाली बोलना है, करना भी है। अब आपको सर वो तीसरे प्रकार का स्टूडेंट कौन है? तो पहला प्रकार हो गया जो टीचर जो बोलता है उस पर दिमाग लगाता है, दूसरा हो गया वो जो दिमाग नहीं लगाएगा लेकिन वो बैठा है टीचर का इंतजार कर रहा है वो बता दे, और तीसरे प्रकार का दोस्तों स्टूडेंट वो होता है जिससे मुझे भी बहुत डर लगता है। वो ना तो दिमाग लगा रहा है, वो ना तो टीचर के लिए बैठा भी है कि तुम बता दो, वो बस दोस्तों क्या है कि जिंदगी में पैदा हो गया है, आ गया यहाँ पर दुनिया में। माँ बाप ने बोला था कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो स्कूल जाते हैं, तो वो उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि सब जाते तो हम भी जा रहे हैं, तो हम बैठ गए यहाँ पर आगे। हमें आगे क्या करना है हमें भी नहीं पता, ना हमें कुछ करना है, हमें बस ये पता है कि हमको सुबह मुर्गा बनना है, शाम को गधा बनना है, ये बनना है बस। तो वो पता है उसको आज बेंच पे खड़ा होना है, कुर्सी पे खड़ा होना है, कभी प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खड़ा होना है, कभी घर में खड़ा होना है, कभी कपड़े उतार के मम्मी नंगा करके खड़ी कर दें, तो ये सारी चीजें हैं। तो उसका जो लक्ष्य होता है जीवन में वो अलग होता है कि आज मैं क्या बनूंगा। हम सब सोचते हैं एसएससी में मैनेजर बन जाए, रेलवे के अधिकारी बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, बैंक में अधिकारी बन जाए। तीसरे टाइप का जो कैंडिडेट होता है ये सोचता है कि आज मैं क्या बनूंगा, मुर्गा बनूंगा, गधा बनूंगा, नंगा बनूंगा, कि क्या बनूंगा मुझे। अगर आप में से भी ऐसा कोई है, बिल्कुल आंसर दिया। अरे यार एक सिंपल सी, आप क्या करने बोल लो, कैसे करने बोल लो। अरे सुनो ना यार ध्यान से, 8:20 और 30 सेकंड पर घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल क्या होगा। अभी भी ध्यान रखना कि दोस्तों यहाँ पर घड़ी की जो सुइयां मैंने बोली हैं, देखिए दोस्तों आप मुझे बताओ क्या मैं घड़ी की तीनों सुइयों के बीच का एंगल बता सकता हूँ एक बार में। एंगल तो हमेशा दो चीजों के बीच में आता है ना, क्या एंगल कभी तीन चीजों के बीच में एक साथ आएगा? कि मैंने बोला इसके 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 बीच में एंगल बताओ, तो आप कहोगे ये एंगल बना, तो ये क्या इसके नहीं, ये तो दोस्तों इसके और इसके बीच का एंगल है ना, इसकी और इसके बीच का ये, इसकी और इसके बीच का ये। तो जब भी कभी एंगल आएगा तो वो तो दो ही सुई को लेके आएगा, या तीसरी सुई भी है, इसका मतलब मुझे तीसरी सुई को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपसे स्टार्टिंग में ही कि आपको हमेशा मिनट वाली और घंटे वाली सुई ही लेकर चलना है इस पूरे चैप्टर में। सेकंड वाली सुई की कोई इज्जत नहीं। और अगर मुझे ये सेकंड वाली सुई को हटाना पड़ेगा तो आप बताओ क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जो सेकंड है उसको उठा के मिनट में चेंज कर दो, सिंपल खत्म। क्योंकि हमारे पास घंटे है, मिनट है, सेकंड को मिनट में कर दो, मिनट में जोड़ दो, खत्म हो गई, समझ गए? तो चलो भाई करते हैं। यहाँ पर मुझे दिया है दोस्तों 8:20 और 30 सेकंड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, हम यहाँ पर दोस्तों 30 सेकंड को मिनट में बदलने वाले हैं। अगर मैं इसको बदलूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा इसको 60 से, और ये कितना हो जाएगा 1/2 मिनट बन जाएगा। यानी कि बताइए 8:20 और 1/2 मिनट जोड़ दिया इसके अंदर, समझ में आ गया? ये यानी कि अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया है कि 8:20 1/2 पर घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। और अब मुझे पता है कि दोस्तों यहाँ पर हमारी जो h है, h की वैल्यू हो गई है 8, और जो m है, m की वैल्यू हो जाएगी 20 1/2। और दोस्तों 20 दूनी 40 41 41/2 मिनट, सही है नहीं सही है? 41/2 मिनट यानी कि 41/2, सही है? ये है क्वेश्चन। 8:41/2 मिनट पर दोनों सुई का एंगल क्या आने वाला है, क्लियर है? चलो भाई देखो, तो आप क्या करोगे, हमें पता है 60h डिफरेंस 11m/2, यहाँ पर h की वैल्यू 8 हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 41/2, जो कि आपको पता चल चुका है, ठीक है? आइए इसको सॉल्व करते हैं, चलिए भाई सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 60 × h डिफरेंस 11 × 41/2 और डिवाइड कर देंगे इसको होल बाय 2 से। मुझे पता है आप लोगों के लिए कैलकुलेशन आसान होगी, मेरे लिए टफ होगी क्योंकि मैथमेटिक्स, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 480, और ये हो जाएगा दोस्तों डिफरेंस में कितना 11 × 41/2। अब मुझे बताइए 11 × 41/2 का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों मुझे बताइए 41 × 11, तो 11 एकम 11, 11 × 44, ये हो जाएगा 1 5 और 4 451, और 451/2 अगर मैं कर दूं, बस ना 451/2 अगर हम कर दे तो कितना बनेगा हमारे पास? तो 451/2 का मतलब ये 2 से गया, ये 2 से गया 1, ये 5 से गया 10.5। देख लेना मैंने सही किया दोस्तों, 25.5 आ रहा है। तो दोस्तों पूरा का पूरा कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो आंसर निकला वो ये निकला है कि ये आ रहा है 225.5, 225.5 डिवाइड में हो जाएगा 2, सही है? सही करा अभी तक? चलो ये कैलकुलेशन ही है, जो बताना था वो तो हमने बता दिया, अब ये तो आप कर लेना। चलो भाई 480 को दोस्तों 225.5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास? तो ये हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 5 यहाँ से बचा, 4 यहाँ से बचा, दोस्तों 254.5, और 254.5/2 अगर हम करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 127.5 डिग्री आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई, केवल ये दिक्कत आई कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जा सकती है, आपके लिए जाएगी, मतलब सॉरी मेरे लिए जा सकती है, आपके लिए नहीं। मेरी कैलकुलेशन आपको पता है, आपकी कैलकुलेशन आपको पता है, समझ में आ गया? तो कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा जहां पर 8:20 और 30 सेकंड होगा तो हम सेकंड्स को बदल लेंगे मिनट में, और मिनट में बदल लेने के बाद सेकंड्स को उसको जोड़ देंगे और जो आएगा, सॉरी ये क्लियर हो गया सभी लोगों को? क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए सभी लोग फटाफट से।
कि यानी कि रीजनिंग के 30 टॉपिक होते हैं रीजनिंग में, मैं कंप्लीट 30 टॉपिक, ये तो पहला टॉपिक और पहले टॉपिक में ही आज हमारी ये दूसरी क्लास है, अभी तो इसकी कम से कम तीसरी चौथी पांचवी बहुत सारी क्लास होंगी, फिर उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मैं किस तरीके से कराऊंगा मैं बता दूं, मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए पहले तो मुझे पूरा बेसिक कंप्लीट करना होगा, एक एक बिंदु कवर करूंगा, कम से कम 6 6 7 7 8 8 क्लास लग जाएंगी, और उसके डिपेंड करता है टॉपिक कैसा है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। बिना प्रैक्टिस के हम जाएंगे नहीं। जैसे ही हमने घड़ी कंप्लीट कर लिया तो घड़ी कंप्लीट करने के बाद उसकी प्रैक्टिस, जिससे कि अब वो चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, तब जाकर मैं मानूंगा कि मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। और ऐसे ही करते करते मैं आपको 30 टॉपिक पूरे कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आप रेलवे के ऐसे सभी एग्जामिनेशंस को निकाल सकते हो। ठीक है ना, सारे एग्जाम आप निकाल सकते हो। अच्छा, तो मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि अगर आप रीजनिंग का ये बैच जो है एनरोल करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कल तक लास्ट ऑफर था, कल से बाद आज इसकी फीस बढ़ गई है, लेकिन हमने इसकी ज्यादा फीस नहीं बढ़ाई है, केवल 100 रुपए फीस बढ़ी है। कल तक इसकी फीस थी दोस्तों 599, कल रात 12 बजे तक, और आज इसकी फीस हो गई है दोस्तों 699 बस। ठीक है, ये आज से आपकी फीस चालू हो गई है। तो अगर आप कोई भी रीजनिंग का वापस बैच ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 8:20 ये क्या है? अच्छा सॉरी, ये मैं आपके लिए क्यों लेकर आया था, सॉरी माफी चाहूंगा दोस्तों, मैंने सोचा कि आपको मैंने दूसरा प्रश्न दे दिया था, माफी चाहूंगा। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 127.5 डिग्री। 127.5 डिग्री केवल मैं चाहता था कि आप लोग अपनी आंखों से भी देख लें कि ये सही है कि गलत है। आपको देखिए दोस्तों 8:20 और 30 सेकंड, 8:20 का मैंने निकाला है, 30 सेकंड को मैंने हटा दिया। 8:20 पर अगर आप ध्यान से दोस्तों एंगल देखें तो क्या ये एंगल आपको लगभग 120 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि हमारा भी आंसर 127 आया, और आप देख सकते हो कि दोस्तों ये आंसर जो है 120 से ज्यादा है। अब आप कहोगे सर आप ऐसे कैसे इतना श्योर कह सकते हो कि 120 से ज्यादा है, और मैं दोस्तों दावे के साथ कह रहा हूं कि जिसने भी मेरी जो पिछली क्लासेस का पार्ट 1 करा होगा वो भी दावे से कह सकता है कि 120 से ज्यादा है, और कितना है वो भी कह सकता है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट बताया था, आपको ध्यान होगा दोस्तों, बताइए ये जो गैप होता है कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, ये गैप भी आपका 30 डिग्री का, ये गैप भी आपका 30 डिग्री का, और ये गैप भी आपका 30 डिग्री का बताया था। तो 30 30 30 30 कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120 डिग्री तो यही हो गया आपका पूरा पूरा, बात समझना। और समझना दोस्तों, सभी लोग ध्यान से, यहाँ पर 8 अगर मैं केवल 20 सेकंड तक की बात करता, 8 केवल 20 सेकंड तक की बात करता, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर हुआ क्या है कि दोस्तों 8:20 यानी कि जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ से चलकर 4 पे गई है 20 मिनट में, उस 20 मिनट में आपकी छोटी सुई भी तो आगे बढ़ गई होगी, तो वो भी कुछ डिग्री चली होगी, वो इसमें ऐड हो गया है। और ये जो दोस्तों 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आपकी मिनट वाली सुई भी आगे गई होगी, और 30 सेकंड में कुछ ना कुछ आपकी घंटे वाली सुई भी आगे गई होगी, तो इन 30 सेकंड में और भी कुछ प्लस हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर 127.5 आया है। ये मैंने आपको साफ साफ के सामने प्रूव भी करके बता दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरीके से करोगे तो कभी कोई डाउट नहीं रहेगा मन में, अब आपको ये मन में संतुष्टि हो गई, कर दिया आपको समझ में आ गया सभी लोगों को। ये जो है दोस्तों ये डेमो क्लास चल रही है, डेमो क्लास 4 नवंबर यानी कल तक और चलेगी। कल के बाद ये क्लासेस बंद हो जाएंगी YouTube पर, उसके बाद ये क्लासेस केवल एप्लीकेशन पर चलेंगी, वो भी पेड क्लास में, यानी कि जिसने वो बैच परचेस किया होगा वो इस क्लास को देख सकता है, और पूरी रीजनिंग की चीजें आपको मिलने वाली है। लेकिन मैं आपसे ये गारंटी कह सकता हूं, गारंटी कि आपको इस बैच को पढ़ने के बाद में कभी भी आपको और कोई रीजनिंग का बैच किसी भी टीचर के लिए कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक। मैंने ऐसी चीज आपको बनाकर दे रहा हूं नोट्स के साथ में, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों आगे। क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, क्या हुआ भाई, हम पढ़ाते पढ़ाते नहीं थक रहे हैं, आप लोग पढ़ते थक रहे हो क्या? हम तो अभी यार कॉन्सेप्ट नंबर 4 स्टार्ट भी नहीं किया, मुझे बताओ अभी तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और अभी अगर कॉन्सेप्ट नंबर 4 नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे मिनट का समय खाता है बेसिक से। लेकिन उसकी एक ऐसी ट्रिक हमारे पास है जिससे केवल 2 सेकंड में आंसर आएगा, केवल 2 में, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही। आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो यार पढ़ो। ऐसे करोगे तो फिर मुझे अगले पार्ट में ले जाना पड़ेगा, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 4, और ऐसा हो गया अगर अगले पार्ट में चला गया या 4 नंबर के बाद चला गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। 40 सेकंड को पहले मैं चेंज कर लेता हूं दोस्तों, 40 सेकंड को अपन चेंज करते हैं। 40 सेकंड को जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 40/60 मिनट में चेंज कर रहे हैं, तो ये जाएगा 2 से ये 0 गया, और 2 और 3 यानी कि 2/3 सही नहीं, सही है 2/3 मिनट, 2/3 मिनट सही किया ना मैंने। तो मेरे पास अब जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, टाइम क्या आएगा 6:12 और 2/3 मिनट, ठीक है। ये मतलब सिंपल मैथमेटिक्स है, 6:2/3 मिनट। अब आप लोग कुछ कहोगे सर आपने 12 में डायरेक्ट क्यों चिपका दिया, मैथमेटिक्स है यार, अगर आप सीधे सीधे भी जोड़ते हो तो एक्चुअली में वही आता है जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स है। चलिए आपको यही करना है, मतलब आपको करना क्या है, आपको 12 में 2/3 मिनट को जोड़ना है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 या 36 और 2 38, तो ये 38/3 आ जाएगा। तो या तो आप दोस्तों डायरेक्टली इसको 38/3 लिख देना, और आप यहाँ पे देखो 12 या 36 और 36 और 2 38 आ गया, तो आप चाहे ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, बात बराबर है, 38/3 आ रहा है। चलिए तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि हमारा टाइम है 6:38 मिनट, और मुझे इस मिनट का इस समय का एंगल निकालना है दोनों सुइयों के बीच का। चलिए निकालते हैं। मुझे पता है कि मेरे पास है 60h डिफरेंस 11m/2, यहाँ पर जो h है वो है हमारे पास 6, और जो हमारे पास m है वो है हमारे पास 38/3, सही नहीं सही है। चलिए इसको रखते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा दोस्तों 60h यानी कि 60 × 6 डिफरेंस 11 × 38/3, ये तो आएगा, और डिवाइड में हो जाएगा होल बाय 2। केवल कैलकुलेशन है, फटाफट से करके बता दीजिए कितनी बनने वाली है, कैलकुलेशन करें। ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास 360, और डिफरेंस में कितना आ जाएगा 38/11 कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 11 × 88 और 33, ये हो जाएगा 8 3 11 हासिल 418, सही है। और 418 को डिवाइड कर देंगे दोस्तों 3 से, तो 418 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, ये जाएगा भाई 3 एकम 3 बचा 1, 3 त्रिका 9 बचा 2, 3 9 बचा 3.33 आएगा, 139.33333 आने वाला है, ठीक है। तो इसको अगर पूरा सॉल्व करें तो आने वाला है 139.333 और डिवाइड में आ जाएगा 2, सही नहीं सही है। अब यहाँ पर अगर मैं 360 में से 139.333 को घटा दूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 5, ये बचेगा 9, ये बचेगा 10 और ये 10, 7 ये बचा, यहाँ पर गया तो 6 बचा, यहाँ पर गया तो 0, यहाँ पर गया तो 2, यहाँ पर गया तो 2, यानी कि 220.67 समथिंग कुछ आ रहा है। तो अगर दोस्तों मैं इसको देखूं तो हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है 220.67 डिवाइड बाय 2, 220.67, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 110 समथिंग देखोगे दोस्तों राउंड ऑफ करके, तो ये आएगा 110.33। ये मैंने समथिंग करके बता दिया ना, 110.33। आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि अब अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो यह प्रश्न हम कर तो लेंगे आराम से, लेकिन इस प्रश्न में होगा क्या, केवल और केवल कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लग जाएगी। पूरे दिन भी पढ़ाएंगे ना तो हम नहीं टकेंगे, डिक्टे कौन चलेंगे। सही बोला आपने। चलिए ये क्लियर हो गया सभी को, ये क्लियर हो गया सबको। चलिए अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि आज हम दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 4 अपना पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट नंबर 4, तो दोस्तों यहाँ अभी मैं आपको बहुत अच्छे नोट्स बनाने वाला हूँ, जो हमने पढ़ा उसका मैं बताऊंगा, वो आपके बहुत काम आएगा। देखिए मैं ये दोस्तों बैच है जिसके बारे में बात कर रहा था, ये वो बैच है जिसका प्राइस ये है, इसके प्राइस को बढ़ाई नहीं है, बहुत केवल 100 रुपए बढ़े हैं। कल तक ये 599 था, आज ये 699
कमेंट्स में। देखो भाई, मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर पूरे के पूरे घड़ी में 7 कॉन्सेप्ट के हिसाब से कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, टाइम टू एंगल कंप्लीट हो गया, टाइम से एंगल का फॉर्मूला भी बताया कैसे आया, वो भी कंप्लीट हो गया। और अब दोस्तों एंगल से टाइम की शॉर्ट ट्रिक और वो, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे है, फिर 5 6 7। अब कॉन्सेप्ट नंबर दोस्तों अगर हम 4 की बात करें तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमसे कहता है कि कोण से समय कैसे निकाला जाए, यानी कि एंगल से टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। लेकिन एंगल से टाइम निकालने के कॉन्सेप्ट से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसे नोट्स बना के दे दूं जो कि आपको वापस से कॉपी पर बनाना ना पड़े और आपने जो पढ़ा आप उसको भूले ना। तो जल्दी से बताइए कि आप लोग ये नोट्स भी चाहते हैं, हाँ या ना, मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए। अब नोट्स नहीं है, केवल एक ऐसी चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ध्यान से देखना भाई, सब लोग क्या बना रहे हैं। देखो, कुछ नहीं है, परीक्षा के दृष्टिकोण यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जितना भी अभी पढ़ा, क्यों ना उसको यहाँ पर छोटे से ब्रीफ कर लें, इसको समराइज कर लें, उसको ऐसा शॉर्ट में लिख लें कि हमें पता चले कि हमको पढ़ना क्या है या फिर हमने अभी तक पढ़ा क्या है। ये मेरा तरीका होता है दोस्तों पढ़ाने का, कि हमने जो भी इतना सारा पढ़ा, स्टूडेंट इतना ज्यादा कंफ्यूज या ओवरलोड हो जाता है, वो धीरे-धीरे जब पढ़ता है बार-बार तो समझ में आता है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। तो देखो भाई, समझना ध्यान से। सबसे पहले दोस्तों हमने ये पढ़ा था कि कभी भी अगर समय, यानी कि कोई भी अगर दोस्तों हमें समय दिया है और समय का फॉर्मेट है h into m, यानी कि आवर और मिनट, 7:20 7:30 इस तरीके का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7:20 मान लीजिए फॉर एग्जांपल, है ना। तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं यूज करने वाला हूं 60h डिफरेंस 11m होल बटे 2। क्लियर नहीं क्लियर है सभी को? 60h डिफरेंस होल बटे 2, m होल बटे 2, इसको मैं यूज करने वाला हूं। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इसके बाद हमने क्या सीखा था? इसके बाद हमने ये सीखा था कि अगर दोस्तों कोई भी समय, अगर हमारे पास कोई भी समय यानी कि टाइम, अगर हमारे पास कोई भी समय यानी कि टाइम जो दिया हुआ है, वो अगर 1:4 में है, वो अगर 1:4 में है, तो हम क्या करते हैं? तो ऐसे केस में दोस्तों हम हमेशा क्या करेंगे, जो मिनट होगा उसका हमेशा हम डबल मार देंगे और वही हमारा सही आंसर होगा। ये तो बताया था मैंने आपको। इसके बाद आपको मैंने बताया कि जो भी हमारा समय है दोस्तों, जो भी हमारा समय यानी कि टाइम है, अगर दोस्तों वो दिया है h और m, यानी कि मान लीजिए 7:20 7 जो भी है, इसका मतलब अगर वो 1:5 का है, तो हम क्या करने वाले हैं? तो हम उस केस में दोस्तों करने वाले हैं मिनट का आधा यानी कि डिवाइड बाय 2, और मिनट का आधा करेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको? ये सब शॉर्ट में आपको याद होना चाहिए। उसके बाद चलिए अब मैं तीसरी और चौथी, दो चीजें और बताऊंगा और फिर हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मुझे बताइए कि यहाँ पर तीसरी और चौथी साइड अगर हम जाएं तो क्या आना चाहिए? क्या क्या पढ़ा था हमने ये भी पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा था, लेकिन उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था कि रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और फिर हमने पढ़ा था जब मिनट, सेकंड और आवर तीनों चीजें आ जाए, है ना। तो चलिए सब वो भी लिख देता हूं। तो दोस्तों हमने फिर पढ़ा कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ना। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जिसको हम लोग प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं, लिखाया हुआ है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? वैसा एंगल जो कि 90 से ज्यादा, 180 से ज्यादा, लेकिन 360 से कम होगा। 360 से कम होगा। इधर पे मैं रिफ्लेक्स लिख लेता हूं, ठीक है, रिफ्लेक्स 360 से कम होगा। और अगर कभी भी रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? कुछ नहीं, रिफ्लेक्स एंगल जब भी पूछा जाएगा तो हम रिफ्लेक्स एंगल वाला ही एंगल बताएंगे, यानी कि दोस्तों जो भी हमारे पास। अच्छा, रिफ्लेक्स का कांसेप्ट आया क्यों? क्योंकि याद रखना दोस्तों, यहां पर मैं व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज को लिख रहा हूं जिससे आप सभी लोग समझ सकें। ध्यान रखना कि किसी भी समय पर, किसी भी टाइम पर दोनों सुई यानी कि हैंड्स, दोनों हैंड्स के बीच हमेशा दो एंगल बनते हैं। समझ में आ गया कैसे बनते हैं दो एंगल? एक जो फॉर्मूले से निकलेगा और एक जो 360 के माइनस करने पर आएगा, और वहीं से हमारा ये रिफ्लेक्स एंगल का कांसेप्ट भी निकल के आया था। ये समझ में आ गया सभी लोगों को? ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4 चीजें। अब चलता हूं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं अगली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी भी हमें जो समय है, यानी कि जो टाइम हमें दिया हुआ है, वो टाइम दोस्तों अगर मेरे पास h/m/s यानी कि घंटे भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है, तो क्या करेंगे ऐसे केस में? आइए समझ लेते हैं दोस्तों क्या करेंगे ऐसे केस में। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है हमेशा, ध्यान रखना है कि हम सेकंड को कन्वर्ट, या फिर मैं लिख लेता हूं बदल लेंगे ना, सेकंड को बदल लेंगे मिनट में। ठीक है, मिनट में। ये मैं ऐसी भाषा लिख रहा हूं दोस्तों जो कि सभी को समझ में आएगी। ये व्हाट्सएप की भाषा है। ये साउथ से अगर कोई है, मान लीजिए उनको हिंदी में प्रॉब्लम है, या उड़ीसा में या कोई कहीं से भी हो, कोई भी होगा, सबको समझ में आएगी। मानते हो ना मेरी बात आप? तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड को हम बदल लेंगे मिनट में, और उसके बाद हम 60h डिफरेंस 11m/2 का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? तो दोस्तों ये थी वो सारी चीजें जो अभी तक हमने पढ़ी। लेकिन अगर हम देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था? यही इंपॉर्टेंट था कि भाई हमें याद रखना है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब हम ज्यादा पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज भी ज्यादा होते हैं, भूलने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं बार-बार कि आप चीजों को प्लीज अलग-अलग रखना, मिक्स मत कर देना, और वो तभी होगा जब आप इन चीजों को फिर से दोबारा रिवाइज करोगे। रिवीजन बहुत जरूरी है। तो यहां पर दोस्तों आपने पढ़ा ये, आपने पढ़ा ये, आपने पढ़ा ये, आपने पढ़ा ये, आपने पढ़ा दोस्तों ये, और आपने पढ़ा ये। यही सारी चीज तो पढ़ी, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, ऑप्शन से कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको याद रखना है। समझ में आ गया? तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी लोगों को? इज इट क्लियर? आई थिंक सभी को क्लियर होगा, पक्का? ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4, यानी कि एंगल से टाइम निकालना, यानी कि कोण से समय निकालना। और ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। लगेगा, मैं कह रहा हूं, लगेगा 1 मिनट से ज्यादा का समय लग जाएगा। क्वेश्चन पहले तो समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि 2 सेकंड में भी प्रश्न हो जाएगा, केवल 2 सेकंड में। 1 मिनट का समय सीधे 2 सेकंड पे आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैंने इस कॉन्सेप्ट को छुआ तो यह कॉन्सेप्ट अगले 2 से 3 घंटे खा सकता है, अगले कम से कम 2 घंटे तो खा ही सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि
कोर को। और मैं आप सभी लोगों को दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि इसके बाद में हमारे पास बहुत सारे और भी, देखिए ये अभी बेसिक ही चल रहा है, ये अभी बेसिक है, अभी क्लॉक का एडवांस लेवल आना बाकी है। ऐसे प्रश्न जो आपको दिक्कत करेंगे, लेकिन हम उसकी ऐसी ट्रिक्स बताएंगे, मेथड बताएंगे, आपको वो भी निकलेगा। मेरे ऊपर विश्वास हो गया होगा अभी तक। तो अभी तक हमने दोस्तों 1 2 और 3 केवल 3 ही चीजें कंप्लीट करी हैं। अभी 4 5 6 7 अभी भी 4 चीजें अभी बची हैं। अब सोचिए दोस्तों 3 चीजें कंप्लीट करने में हमको कल 2 घंटे आज 2 घंटे यानी 4 घंटे का समय लग चुका है कम से कम। कल की क्लास तो 2 से भी ऊपर गई थी, तो 4 घंटे मान लो ये हो गए। और अभी दोस्तों इतनी चीज और बची हुई है, तो कितना हो गया आप समझ रहे हो मेरी बातों को। मैंने हम लोगों ने ऐसे नहीं बोल दिया कि हम आपको क्वालिटी देंगे, हमें विश्वास है अपने कंटेंट पे, हमें विश्वास है अपने पढ़ाने पे कि हम आपको जो चीज देंगे ना वो चीज आपने पढ़ी होगी, बट उस लेवल पे नहीं पढ़ी होगी। हम क्यों बार-बार आपसे बोल रहे हैं कि हम ये जो फीस रखेंगे दोस्तों, फीस आप लोगों को लूटने के लिए रखे, ये फीस हमारी मेहनत की कीमत है। हमें पता है कि इसको पढ़ने के बाद हम आपसे कोई कोर्स आपसे नहीं कहेंगे कि आप ये ले लो रीजनिंग का पैसे। आपने अगर एक बार पढ़ लिया, लाइफ में आपको कभी रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी, किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। आगे समझो बात को, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम दोस्तों करेंगे और इसको हम आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। जितना मैंने आज पढ़ाया है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज, और जो मैंने कल पढ़ाया था उसकी पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है, मैंने डाल दी है। और आपको पीडीएफ जो कैसे मिलेगी, पीडीएफ आपको जो मैंने लिखा है, जो मैंने नोट्स बनाए, जो भी चीजें थी वो सारी भी उसमें छप के मिलेंगी। इससे सबसे अच्छी बात ये है, यानी दोस्तों मान लीजिए ये जो चीज मैंने आपको दिखाई, कहां चला गया ये जो चीज मैंने आपको बनाई है, जो कांसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, ये सारी चीज प्रिंट होकर ही आपको पीडीएफ मिलेगी। मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, आप उसको सीधे उठा के बस आपको लिखना है या मान लो उसको आपको प्रिंट वगैरह करना, जो करना आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी फिर आप लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अभी चीजें अगर मैंने उसको छुआ तो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा और ओवरलोड भी हो सकता है, हो जाए, ठीक है। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दम से पढ़िएगा। चलिए चलो भाई, मेरे पास एक मैसेज आ गया है। हेलो सर, होप यू आर डूइंग गुड, एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर आई गॉट अ जॉब इन आईबीएम कंपनी, थैंक यू सो मच। क्या बात है। चलिए तो दोस्तों आप सभी लोगों को एक बार से बताना चाहता हूं कि अगर आप सभी लोग पढ़ना चाहते हैं इसी तरीके से पूरी की पूरी 100 पे पढ़ाई है, आप इसी किसी में भी कोर्स है, आप उसको भी देख सकते हैं। हरी सर की साइंस का जी किया जाएगा तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, स्ट्रेटजी, सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। और पॉलिटी आपने हरी सर की भी देखी, तो साइंस की पॉलिटी और आपको पता चल जाएगा कि वो भी कितने एग्जामिनेशन में काम आए। रात में भी क्लास है दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा जितने भी हमारे सभी लोग सबसे पहले तो देख सकते हैं। और सभी लोगों से मेरी प्ले स्टोर से साइंस में जाना है, इस पेड क्लास में जाना है, लेकिन उससे पहले आप रजिस्टर